ये चैप्टर है पीरियोडिक टेबल और मेरा नाम है विशाल तिवारी। नमस्ते आप सब लोगों को। उम्मीद करता हूं आप खुश होंगे और आपकी तैयारी जोर शोर से चल रही होगी और आप अपने सपने तक पहुंचने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। खैर, उसी दिशा में आगे बढ़ाने के लिए मैं आपसे आ गया हूं इस चैनल पे। अब कुछ लोग मुझे मेडिकल वाले बच्चों को काफी दिन से देख रहे होंगे कि मैं उनको पढ़ा रहा हूं, लेकिन बहुत कम लोगों को यह पता है कि मैं जेई के बच्चों को भी काफी अच्छे से पढ़ाता हूं। खैर, ये इस वीडियो के बाद आप कमेंट के थ्रू मुझे बताना जरूर। आपके एक कमेंट से मेरा दिन बन जाता है, तो कमेंट से बताना जरूर कि कैसा लगा आपको आज का कंटेंट और क्या आगे हम कैसे कैसे आपके लिए प्लानिंग्स कर रहे हैं। वो तो धीरे धीरे वीडियोस में मैं आपको रिवील करूंगा ही। बच्चों, जहां तक बात है ना पीरियोडिक टेबल की, मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं, मैं अपनी एक्सपेक्टेशन आपको बता देता हूं और आप अपनी एक्सपेक्टेशन कमेंट में बता देना और हम दोनों मिलकर मेहनत करते हैं और सक्सेस का झंडा गाड़ देंगे। टेंशन मत लीजिएगा उसका, मैं आ गया हूं। खैर, मेरी एक्सपेक्टेशन आपसे यह है बच्चों कि आप अपने नोट्स खुद बना रहे हैं वीडियो लेक्चर को देख के। दूसरी एक्सपेक्टेशन यह है कि मेरे पढ़ाने के बाद आप कोई ना कोई सोर्स को फॉलो करके सवाल जरूर लगा रहे हैं। और ये मैं आपको दावा यहीं से चैलेंज दे देता हूं, एक कश्मीर से कन्याकुमारी और इधर अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक चले जाइएगा, कोई भी पब्लिकेशन, कोई भी कोचिंग, कोई भी कहीं भी ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, हर सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा आफ्टर सीइंग दिस लेक्चर। हां, आपको टाइम ज्यादा देना पड़ेगा। क्या मेरी एक्सपेक्टेशन गलत तो नहीं है ना? क्या मैं मेहनत करवाना चाहता हूं, ये एक्सपेक्टेशन गलत तो नहीं है? मेहनत के बिना कुछ संभव नहीं होता है और मैं ऐसे कुछ बताऊंगा नहीं कि 2 मिनट में आपसे पूरा नीट निकलवा सकता हूं, जेई निकलवा सकता हूं, 2 मिनट में पूरा पीरियोडिक टेबल, ऐसा कोई हुआ ही नहीं। डिटेल पढ़ना पड़ेगा, खूब सारे क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे और तब यह लेक्चर आपके काम का होगा। तब आप आगे मेरे लेक्चर्स के थ्रू बहुत फायदा उठा सकते हैं। हाँ, ये दावा है कि आपका सवाल लग जाएगा। खैर, आइए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है आपका पीरियोडिक टेबल, बेसिक चैप्टर है ना। इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी जाननी है आपको जो 9th 10th में पढ़ी जाती है और बेसिक्स कमजोर रह जाता है, वही मैं आपको यहां पढ़ाने वाला हूं। चलिए बेटा, मैं पीरियोडिक टेबल की बात करता हूं। आज हम लोग इस लेक्चर में ये सारी चीजें आप बाद में देखोगे और ये सारे बेसिक्स हैं, क्लास 9th में, क्लास 10th में डिस्कस होता है। ये सारे बेसिक्स हैं जो कि क्लास 9th में भी आप पढ़े होते हैं, क्लास 10 में भी आप पढ़े होते हैं, क्लास 9 और क्लास 10 में भी पढ़े। अब क्या होता है, सबसे पहले जो बच्चों को कंफ्यूजन है ना कि सर हमें पढ़ना क्या है, यही बता दो। सवाल कहां से आएगा पहले ये बताओ, नंबर कैसे हमारे बने ये बताओ, उसका जुगाड़ पहले आपको पता होता है, पता होना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं कि इस चैप्टर में आपको कंटेंट क्या पढ़ना है और कितने डेप्थ में पढ़ना है, सबके बारे में डिस्कशन करूंगा। पहले 5 मिनट चैप्टर को समझने में लगाइए। वो कहते हैं ना कि कुल्हाड़ी तेज करिए, पेड़ तो आसानी से काट सकते हो। जब आपको कोई टास्क मिले कि यार पेड़ काटना है, तो ऐसा नहीं कि कुल्हाड़ी लेके लगे पेड़ काटने, नहीं कटेगा। पहले कुल्हाड़ी को तेज करो और फिर पेड़ पे वार करो तो कट जाएगा। मेरा बहुत सिंपल सा मानना होता है। आइए तो बात स्टार्ट करते हैं कि सिलेबस क्या है हमारे इस पूरे पीरियोडिक टेबल में, जेई सवाल कहां से पूछेगा इसमें। तो मैं बताता हूं, आप चाहे कहीं भी पढ़ें, कोटा, दिल्ली, XYZW, एनी प्लेटफॉर्म, एनी ऑफलाइन, एनी ऑनलाइन, जो सिलेबस एनटीए का डिसाइडेड है वो तो रहेगा ही। सबसे पहले बेटे हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल आपको पढ़ाना होता है ना। कहीं भी जाएंगे हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल और यही बेसिक्स है। और पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री आप ना पढ़ें, सवाल इससे भी आए हुए हैं और इधर अगर रिसेंट ट्रेंड को फॉलो करेंगे तो यहां से भी सवाल बहुत अच्छे बनते हैं। अब हिस्ट्री के अंदर क्या पढ़ना है? हिस्ट्री के अंदर बच्चे आपको प्राउस्ट की हाइपोथेसिस पढ़नी होती है और ये 9th में भी आपने देखा होगा, प्राउस्ट की हाइपोथेसिस। अच्छा जी, आप बेटे प्राउस्ट की हाइपोथेसिस के बाद लेवॉइज़ियर की क्लासिफिकेशन भी देखते होंगे। सो आज दूसरा हम पढ़ेंगे लेवॉइज़ियर की क्लासिफिकेशन। तीसरा जो सिलेबस में है बेटे वो आपको पढ़ना है कि डोबेरिनर ट्रायड आपको पढ़ना है और ये सब आपको बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी टेंशन ना लीजिए।
सवाल बनाने की गारंटी मेरी है। आपको पढ़ना होगा, नोट करना होगा, एक एक बारीकियों पे ध्यान देना होगा। डॉबेरिना ट्राइड के बाद बच्चे आपको न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स भी पढ़ना है। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स भी आपको पढ़ना है। बहुत बढ़िया, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के जस्ट बाद बेटे आपको पढ़ना होता है, एक कर्व पढ़ना है, लॉदरमेयर कर्व। इस पे भी बहुत अच्छे सवाल बन जाते हैं कई बार, लॉदरमेयर कर्व। इसके बाद बेटे आपको मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल बहुत अच्छा माना जाता है। ये मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल बहुत अच्छा टॉपिक माना जाता है, उससे सवाल भी काफी अच्छे आते हैं। मेंडलीव टेबल के बाद आता है बेटे आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और यहां तक तो बेसिक्स ही है। ये जो आधार सीरीज चली है ये क्या है आपका, ये बेसिक्स को क्लियर करता है। तो ये सारे बेसिक्स ही तो है, और क्या है। इसी में तो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, यही तो पढ़ाते हैं, और यही तो बेसिक्स है। और इसके बिना पूरी केमिस्ट्री अधूरी हो जाती है बेटा। सेकंड जो बच्चे आपको पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि ब्लॉक्स के बारे में, कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ठीक है ना। आप पूरे नोट बना के चलिए, पूरा ऑफलाइन की तरफ पढ़ेंगे तब जाके समझ में आएगा। एस, पी, डी, एफ ब्लॉक्स के बारे में पढ़ना है। तीसरा टॉपिक आपको पढ़ना होता है, कुछ डेफिनेशंस डायरेक्टली एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। और जैसे मान लीजिए आपसे पूछो मैं टिपिकल एलिमेंट्स क्या है, जाके खोल के देखो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ये होता है बेसिक्स। टिपिकल एलिमेंट किसको कहते हैं भाई, नॉर्मल एलिमेंट किसको कहते हैं, टिपिकल एलिमेंट किसको कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट किसको कहते हैं, ये सब हमें पढ़ना है। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट आपको इसमें से पता चलेगा, ये दोनों शायद बराबर भी हो सकते हैं, अभी लेक्चर में बताऊंगा। आपको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट के बारे में समझना है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट किसे कहते हैं। साथ में बेटे आपको कि इसमें आपको ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन मेटल्स के बारे में पढ़ना है, ट्रांजिशन मेटल्स के बारे में पढ़ना है, और साथ में इनर ट्रांजिशन मेटल्स किसको कहते हैं इसको पढ़ना है। अब अगर मान लीजिए आप किसी भी ऑफलाइन ऑनलाइन में जाते हैं, भाई अगर बेसिक्स कवर ना कराया जाए तो कैसे सिलेक्शन होगा। ये सारी चीजें बेसिक्स में आती है बच्चों। नेक्स्ट जो आपको कराना है वो है कि किसी भी एलिमेंट को देख के, किसी भी एलिमेंट को देख के आप कैसे प्रिडिक्ट करोगे कि वो, किसी भी एलिमेंट को देख के आप कैसे प्रिडिक्ट करेंगे कि कौन सा पीरियड का है, कौन सा ग्रुप का है, कौन सा ब्लॉक का है। जैसे मैं आपको सपने में जगाऊं और बोलूं कि कार्बन कौन से ब्लॉक का है, आपको याद होना चाहिए। और ये कैसे याद कराऊंगा, यहीं पे याद नहीं कराऊंगा, ऐसे लॉजिक बताऊंगा कि सेकंड्स में सॉल्व कर पाओगे। मैं बोल दूं कि जर्मेनियम कौन से ग्रुप का है, मैं बोल दूं कि आर्सेनिक कौन से ग्रुप का है, कौन से पीरियड का है, कौन से ब्लॉक का है, ये आपको ट्रिक्स बताऊंगा इसमें। और इसका मतलब यहां पे फोर्थ पीरियड जो पढ़ना, फोर्थ टॉपिक है फाइंडिंग ग्रुप, फाइंडिंग पीरियड, फाइंडिंग ब्लॉक ऑफ एन एलिमेंट। सो ग्रुप, पीरियड, ब्लॉक ऑफ एन एलिमेंट आपको पता करना है। किसी भी एलिमेंट का कौन सा ग्रुप होगा, कौन सा पीरियड होगा, कौन सा ब्लॉक होगा, ये आपको पता करना है। फिफ्थ, फाइंडिंग ग्रुप पीरियड के बाद एनसीईआरटी में और रिसेंट ईयर आपके ऑनलाइन में सवाल आ गए, रिसेंटली आपके ऑनलाइन में सवाल आ गए कॉमन नेमिंग और आईयूपीएसी नेमिंग। किसका, ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा था। ये एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से टेबल बना के दिया है, और उसको शकल देखने के लिए थोड़ी दिया है भाई, पढ़ने के लिए दिया है। पढ़ोगे नंबर आएगा। कॉमन नेम स्लैश आईयूपीएसी नेमिंग, कॉमन नेम स्लैश आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ एलिमेंट्स, ऑफ एलिमेंट्स है ना, ऑफ एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100। ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा है, ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा है, उनका कॉमन नेम क्या होगा, उनका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, यह भी पढ़ना है बच्चों। नेक्स्ट इसके जस्ट बाद आपको क्या पढ़ना होगा, सर सिक्स्थ में पीरियोडिसिटी क्या होती है और रीजन क्या होती है पीरियोडिसिटी की, पीरियोडिसिटी एंड रीजन ऑफ पीरियोडिसिटी। एक ये जो कंटेंट मैं यहां पे दूंगा, देखो मेरा एक मानना रहा है, कुछ करो ना करो, कॉम्प्रोमाइज मत करो कंटेंट से। तो पीरियोडिसिटी क्या है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। रीजन ऑफ पीरियोडिसिटी, ये जो आप टॉप बैचेस पढ़ते हो ना जाके ऑफलाइन में 2-2 लाख में, वहां ये सारी चीजें बताई जाएंगी। कई चीजें तो यही उड़ा देंगे इस बात पर कि सिलेबस में नहीं है।
अरे भाई एनटीए ने पूछा हुआ है सवाल जेईई में यार, इस पे कैसे सिलेबस में नहीं है। खैर, उसके बाद 7th में बेटे आपको पढ़ाऊंगा मैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। फिर मैं आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा, और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के अंदर सबसे पहले मैं आपको लेके जाऊंगा जेड इफेक्टिव पे। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में मैं लेके जाऊंगा बेटे जेड इफेक्टिव पे। अब जेड इफेक्टिव, इसी को बेटा प्यार से मैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहता हूं। इसी को प्यार से मैं क्या कहता हूं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है ना। इसी पीरियोडिक प्रॉपर्टी के अंदर 8वां टॉपिक में आपको एटॉमिक रेडियस भी पढ़ाऊंगा, और एटॉमिक रेडियस बड़े डिटेल में। इसी में आ जाएगा बेटा आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इसी में कैटायन की रेडियस, एनायन का रेडियस सारे आ जाएंगे, कोवलेंट रेडियस, वंडरवाल रेडियस, मेटालिक रेडियस सब आ जाएंगे इसके अंदर। फिर 9th, शायद आपने यहां तक नोट डाउन कर लिया होगा, वरना आप पॉज करके लिखेंगे। 9th टॉपिक जो है बच्चे वो आपका आएगा एटॉमिक रेडियस के बाद आयोनाइजेशन एनर्जी। एटॉमिक रेडियस के बाद आयोनाइजेशन एनर्जी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बेटा आईई बोलेंगे। वीवीआईपी इससे तो लगभग साल सवाल पूछ लेता है। 10th टॉपिक जो आपको पढ़ना है पूरे पीरियोडिक टेबल में वो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। वो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और इसी के अंदर बेटा हमें एक टर्मिनोलॉजी और इंट्रोड्यूस करना है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। ये भी आपने भर भर के सुना होगा, और ये सारा सिलेबस में है बेटा। यूट्यूब पे ऐसा कंटेंट मुश्किल है देना, लेकिन हम देंगे, टेंशन ना लेना आप। ईमानदारी आपकी तरफ से चाहिए। 11th बेटा आपके पास आएगा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, EN इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे, शॉर्ट फॉर्म में बेटा EN बोलेंगे। और यहां पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी EA बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी को EGE बोलते हैं। इसके बाद 12th टॉपिक जो सबसे लास्ट में आता है वो एक इंडिपेंडेंट टॉपिक है। कई लोग यहां पढ़ाते हैं, कई लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाते हैं। मेरा मानना है कि बेटा वो बेसिक्स है, और बेसिक्स को बेटा यहीं पे डील करना चाहिए, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स में डील करना चाहिए। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स में डील करना चाहिए, यहां पे नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। सो आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, ये पूरा आपके सिलेबस में है। इसके बाद आपका बेटा द एंड होता है पूरा पीरियोडिक टेबल। अब बताओ मुझे, ये सब पढ़ाते हैं, ये सब पढ़ाते हैं, ये सब पढ़ाते हैं, ध्यान दीजिएगा बेटा, ये सब पढ़ाते हैं, ये सब पढ़ाएगा, ये कोई नहीं पढ़ाएगा 6th वाला, ये ऑफलाइन में ही आपको मिलेगा। यहां ये भी आपको कॉमन नेमिंग नहीं पढ़ाते, IUPAC पढ़ा के निकल जाएंगे। और सवाल आया हुआ है, दिखा दूंगा आपको ऑनलाइन में, जेईई में। फाइंडिंग ग्रुप पीरियड, ये कभी सवाल नहीं आया, लेकिन बिना इसके पूरा केमिस्ट्री फंसेगा आपका बार बार। ट्रांजिशन इन डेफिनेशंस पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन फ्रेम किए गए हैं प्रीवियस ईयर में। इस पे मेंडलीफ पे, मॉडर्न पे सवाल आए हैं, भी निकाल के बताऊंगा, टेंशन ना लेना। खैर, अगर आपका ब्लाइंड ट्रस्ट हुआ अभी तक, यार इतना डेप्थ में है, डिटेल है, और पूरी डेप्थ पढ़ाई करेंगे यहां पे, अब आपने नोट्स बनाना चालू कर दिया होगा। अब जब आप रिवीजन करोगे बेटा, तो सबसे पहले टॉपिक नंबर 1 ये पता है कि हमें इसका रिवीजन करना है, फिर इसका रिवीजन करना है, फिर इसका करना है, फिर इसका करना है, फिर इसका करना। हाँ, इसलिए मैंने आपको बताया था। खैर, पहला टॉपिक कौन सा निकल के आता है? सर पहला टॉपिक आता है हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल। उसके अंदर पहला टॉपिक निकल के आता है, हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल के अंदर पहला टॉपिक निकल के आता है प्राउस्ट हाइपोथेसिस। एक साइंटिस्ट थे बाबा प्राउस्ट, प्यार से बोल देते हैं, बाबा बोल दो, चाचा बोल दो, जो बोलना है बोल दो। प्राउस्ट हाइपोथेसिस पहला है। इन्होंने क्या बोला? बहुत पुराने समय की बात है, ईयर वियर नहीं पूछेगा आपको, पूछेगा प्राउस्ट हाइपोथेसिस क्या है। सारे एलिमेंट्स, इन्होंने कहा सारे एलिमेंट्स या तो हाइड्रोजन से बना होगा, या तो हाइड्रोजन के आइसोटोप से बना होगा। प्राउस्ट हाइपोथेसिस बड़ा सिंपल है। इन्होंने कहा कि जितने भी एलिमेंट्स दुनिया में हैं वो सारे या तो हाइड्रोजन से बने हैं, या तो हाइड्रोजन के आइसोटोप से बना है। लिख लेते पहले। अकॉर्डिंग टू प्राउस्ट क्या होता है, एक सेकेंड मैं पेन चेंज कर लूं। प्राउस्ट हाइपोथेसिस बड़ा सिंपल है। अकॉर्डिंग टू प्राउस्ट, ये देखो ऐसा स्प्राउट टाइप का नाम नहीं लग रहा है ना? ऐसा साइंटिस्ट भी कैसे होते थे यार, कैसे कैसे नाम रख लेते थे। सोचो साइंटिस्ट का नाम है पाइथागोरस,
ऐसा जानवर टाइप का नाम नहीं लग रहा, लेकिन है। सोचो उसका हाइपोटेनियस ऐसा नाम रखते थे सब, साइंटिस्ट का नाम नहीं है बट हाइपोटेनियस वो ट्रायंगल वाला, कैसे कैसे डिफिकल्ट सा नाम है। साइंटिस्ट का नाम है स्प्राउट, अरे प्राउस्ट, स्प्राउट नहीं, चिढ़ाएगा कोई नहीं इनको। अकॉर्डिंग टू प्राउस्ट ऑल एलिमेंट्स, जितने भी दुनिया के एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं वो सारे के सारे आर मेड अप ऑफ ईदर हाइड्रोजन, या तो बेटे हाइड्रोजन से बने हैं, या तो इधर हाइड्रोजन, और या तो हाइड्रोजन से मिलके बने और आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन से मिलके बने, या तो वो हाइड्रोजन से बने या तो आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन से बने। बहुत सही भाई, ध्यान दीजिए, बड़ी प्यारी बात कह दी इसने। इन्होंने कहा जैसे मान लीजिए लिथियम है, अच्छा मन में सोचो, लिथियम का एटॉमिक नंबर सर 3 होता है, लिथियम का मास नंबर सर 7 होता है। अब अगर लिथियम को बनाना है तो या तो हाइड्रोजन से बनेगा, या तो आप हाइड्रोजन से बना दो, या तो हाइड्रोजन एंड आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से बनेगा। देखो बना दिया मैंने, या तो हाइड्रोजन से बनेगा, या तो हाइड्रोजन और उसके कॉम्बिनेशन से बनेगा, या तो हाइड्रोजन से बनेगा, या तो हाइड्रोजन और उसके आइसोटोप के कॉम्बिनेशन से बनेगा। तो ये देखो हाइड्रोजन और ये देखो आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। अब कई लोगों के दिमाग में ऐसा कीड़ा चल रहा है, सर हमने तो आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन सुना ही नहीं है। आओ सुना देते हैं भाई। दुनिया में आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन 3 होते हैं, 3 आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज फाउंड। दुनिया में 3 आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन होते हैं, 1H1, दूसरा होता है 1H2, तीसरा होता है 1H3। इसको बोलेंगे बेटा हम प्रोटियम या प्रोशियम बोलते हैं, इसको हम बेटा क्या बोलते हैं ड्यूटेरियम, और इसको हम क्या बोलते हैं बेटा ट्रीशियम। ये तीनों आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन है। आइसोटोप्स क्या होते हैं? सेम एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर डिफरेंट है। आइसोटोप क्या होता है? अगर आपसे कोई पूछ डाले, अगर रात में सपने में परी आ गई, भाई आपके सपने में आजकल यही आ रही होगी, हाँ हम भी जब आपके समय थे ना, रात में सपने में परी आती थी। खैर, देयर आर 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। आइसोटोप्स किसको कहते हैं? आइसोटोप्स आर स्पेशीज हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। बेसिक्स क्लियर हो रहा है ना धीरे धीरे? सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर वाले स्पेशीज जितने भी होते हैं, सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर वाले जो स्पेशीज होते हैं, सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर वाली जो स्पेशीज होते हैं, वो सारे क्या कहलाते हैं? आइसोटोप्स। तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर वाले। खैर, हम मुद्दे से भटक गए थे। मुद्दा क्या था? प्राउस्ट साहब ने कहा या स्प्राउट साहब ने कहा, ऐसा कहा उन्होंने कि दुनिया में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो या तो हाइड्रोजन से बना है या तो उसके आइसोटोप से बना है। अच्छा, अब एक आपको इनकी गलती पहचानता हूं। इनकी गलती देखो, अगर वो हाइड्रोजन से बना है या हाइड्रोजन के आइसोटोप से मिलकर बना है, मतलब या तो ये सारे ऐड होंगे आपस में तभी तो बनेगा। अब किसी भी तरह से ऐड कर लो, मास नंबर हमेशा इंटीजर आ रहा है। भाई आप दो प्रोटियम ऐड कर दो, मास नंबर 2, 2 ड्यूटेरियम ऐड कर दो, मास नंबर 4, 2 ट्रिशियम ऐड कर दो, मास नंबर 6, इन दोनों को ऐड कर दो, मास नंबर 5, आप पहले और तीसरे को ऐड कर दो, मास नंबर 4, इसका 2 इसका 1 कर दो तो बेटा 5 आ रहा है, इसका 2 इसका 1 कर दो तो 7 आ रहा है, इसका 2 इसका 1 कर दो तो 4 और 3 7 आ रहा है। कहने का मतलब किसी भी तरह से हाइड्रोजन या उसके आइसोटोप को जोड़ो, हमेशा एटॉमिक वेट जो है इंटीजर आ रहा है। लेकिन आप जानते हो ना, एटॉमिक वेट फ्रैक्शनल होता है, मास नंबर फ्रैक्शनल पाया जाता है। किसका? क्लोरीन का यार, 35.5। सोचो भाई, इनके हिसाब से सारे के सारे हाइड्रोजन या आइसोटोप से ही मिलकर बनेगा। इसका मतलब एटॉमिक वेट हमेशा इंटीजर होगा, लेकिन एटॉमिक वेट हमेशा इंटीजर नहीं होता। इसका मतलब एटॉमिक वेट फ्रैक्शनल होता है। तो फ्रैक्शन कैसे बनेगा हाइड्रोजन से मिलकर? इसका मतलब ये फेल हो गया। तो यार इसकी फेलियर लिख लेते हैं पहले। हर इंसान फेल होता है। देखो, इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट फेल होते हैं और आप फेल होने से डरते हो? डरना मना है बेटा, डरना मना है किसी भी सिचुएशन में। प्राउस्ट भाई साहब फेल हो गए। दुनिया में हर लोग होते हैं भाई, फेल हो गए।
प्राउस्ट भाई साहब फेल हो गए। फेलियर यह है कि देयर कैन बी फ्रैक्शनल एटॉमिक वेट ऑल्सो। जैसे ही फ्रैक्शनल एटॉमिक वेट आया, या फिर सिंपली लिखो ना, आफ्टर फ्रैक्शनल एटॉमिक वेट प्राउस्ट हाइपोथेसिस फेल्ड। जैसे ही हमें आफ्टर डिस्कवरी ऑफ फ्रैक्शनल एटॉमिक वेट, जैसे ही बेटे फ्रैक्शनल एटॉमिक वेट की जानकारी हमें मिली, जैसे क्लोरीन का 35.5 होता है, आफ्टर डिस्कवरी ऑफ फ्रैक्शनल एटॉमिक वेट प्राउस्ट हाइपोथेसिस फेल्ड। अच्छा जी, प्राउस्ट का हाइपोथेसिस फेल हो गया। क्या बात है। आफ्टर डिस्कवरी ऑफ फ्रैक्शनल एटॉमिक वेट प्राउस्ट की हाइपोथेसिस फेल हो गई, पूरी तरह बेटे हार गई, फेल हो गए। अब जैसे ही प्राउस्ट साहब की हाइपोथेसिस बनी, अब इसमें 2 पॉइंट मार्क करने की है। इन्होंने बोला कि सारे एलिमेंट हाइड्रोजन या हाइड्रोजन के आइसोटोप से मिलकर बनेंगे। अच्छा, इसका मतलब एटॉमिक वेट हमेशा इंटीजर होगा। लेकिन जैसे ही फ्रैक्शनल एटॉमिक वेट मिला, भाई साहब तहस नहस हो गए, टूट गए, फेल हो गए। अब प्राउस्ट हाइपोथेसिस के बाद आ गए लेवोजियर। जैसे ये फेल हुए, इनको बेटा सब लोग बोले कि नहीं तुम अच्छे नहीं हो, तुम फेल हो गए, तुम गांव से बाहर निकल जाओ। अब उसमें एक और साइंटिस्ट आ गए, उनका नाम है लेवोजियर। स्पेलिंग लिखा जाता है लेवोइजियर, बट बोला जाता है प्यार से लेवोजियर। आप भी प्यार से बाबू सोना तो बुलाते हो किसी को, हम भी प्यार से लेवोजियर बुला देते। क्या डिफरेंस है भाई? ये भी इंसान है, आपका वाला भी इंसान है, या आपकी वाली भी इंसान है, कुछ भी हो सकता है। अब लेवोजियर क्लासिफिकेशन कहता है, लेवोजियर के समय जितने भी एलिमेंट्स थे ना, ध्यान से, लेवोजियर के समय जितने भी एलिमेंट्स थे उसको वो 2 ग्रुप में बांट दिया, ग्रुप ए, ग्रुप बी। एक को बोलता मेटल, दूसरे को बोलता नॉन मेटल। किस बेसिस पर उसने मेटल बोला? जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट थे, जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था उसको मेटल बोल दिया, और जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था उसको नॉन मेटल बोल दिया। तो लेवोजियर ने सिंपली जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट थे उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, मेटल एंड नॉन मेटल। तो लेवोजियर क्लासिफिकेशन में लिखेंगे, लेवोजियर क्लासिफाइड ऑल एलिमेंट्स, जितने भी बेटे एलिमेंट्स दुनिया में प्रेजेंट थे उस समय, लेवोजियर क्लासिफाइड ऑल एलिमेंट्स इन 2 कैटेगरीज। कौन कौन सी कैटेगरीज में? 1 इज मेटल। लेवोजियर क्लासिफाइड 2 elements into 2 categories. 1 is metal और 2nd is non-metal. 1 is metal and 2nd is non-metal. इन्होंने पूरे एलिमेंट को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। पहले वाले को उन्होंने मेटल बोला और दूसरे वाले को बेटा उन्होंने नॉन मेटल बोला। अच्छा, किसको मेटल बोला, किसको नॉन मेटल बोला? ऐसा थोड़ी ना कि एक दिन सो रहे हैं और भाई अगले दिन उठे बोलते हैं कि भाई एक को बोल दो मेटल, एक को बोल दो नॉन मेटल। नहीं, हमारे जैसे नहीं है वो, हमसे बहुत ज्ञानी लोग हैं ये। भले हम इनका मजाक उड़ा देते हैं, स्प्राउट बोल देते हैं, बट हमसे बड़े ज्ञानी लोग हैं। इन्होंने देखा कि जितने भी एलिमेंट्स थे उसमें कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं और कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन का गेन करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहे थे उनको बोल दिया मेटल, और जो इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहे थे उनको बोल दिया नॉन मेटल। एलिमेंट्स विच लूज इलेक्ट्रॉन, एलिमेंट्स विच हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, ऐसे एलिमेंट्स जिनके पास टेंडेंसी है लूज इलेक्ट्रॉन की, लूज करने की, एलिमेंट्स विच हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, उनको बोल दिया मेटल। अच्छा, और वैसे एलिमेंट्स जिनकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखने की, जैसे आपके भी टेंडेंसी है, किसी को देखते हो चिपक जाते हो, एलिमेंट्स विच हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, एलिमेंट्स विच हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। बेटा जिंदगी में एक्सेप्ट मना करना, इलेक्ट्रॉन की एक्सेप्ट चलता है। किसी को भी एक्सेप्ट करने से पहले बड़ी ठोक बजा के, बड़ी टेस्ट करके लेना चाहिए। खैर, अब मुझे बताओ, अगर कोई इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दे, भाई देखना मेरी प्यार से, इधर प्यार से, अच्छा लग रहा हो ना? हाँ, देख लिया आप। चलो अब पढ़ाई पे बात करते हैं। भाई एलिमेंट्स विच हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, मतलब वैसे एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन को त्याग दे, इलेक्ट्रॉन को छोड़ दे, मतलब नेगेटिव चार्ज को छोड़ दिया, नेगेटिव चार्ज का लॉस कर दिया, नेगेटिव चार्ज को निकाल दिया, तो बचा क्या? पॉजिटिव।
ऐसे एलिमेंट्स जो नेगेटिव चार्ज को छोड़ दे, नेगेटिव को निकाल दे, बचा क्या पॉजिटिव, मतलब जो नेगेटिव चार्ज को छोड़ देगा, नेगेटिव चार्ज को रिलीज कर देगा, नेगेटिव चार्ज का लॉस कराएगा, वो केटायन होता है, पॉजिटिव चार्ज। एलिमेंट्स विच हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म केटायन, जो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा और केटायन बनेगा। एलिमेंट्स विच हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म केटायन, जो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे, नेगेटिव चार्ज भगा दे, नेगेटिव चार्ज हटा दे, क्या बन जाएगा, केटायन बन जाएगा। और वैसे एलिमेंट्स विच हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, जो नेगेटिव चार्ज को ले, जो नेगेटिव चार्ज को अपने पास ले आए, नेगेटिविटी अंदर ले आए, मतलब माइनस चार्ज ले आए, एंड फॉर्म एनायन। अब यहां से एक और इंफॉर्मेशन पता चली, मेटल केटायन बनाएगा, नॉन मेटल एनायन बनाएगा, सिंपल है। अब एक टर्म आता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब ये ज्ञान है भाई, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, अब ये कहीं नहीं है लेकिन ये ज्ञान है, ये आप सिलेबस में नहीं है बट क्वेश्चन बन जाते हैं। भाई क्वेश्चन क्या, हर चीज क्वेश्चन के लिए थोड़ी होती है, कुछ बड़े बड़े क्वेश्चंस का बेस बनाने के लिए भी काम आएगा। अब वैसे एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है और केटायन बनाता है, ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन का लॉस करके प्लस बना रहा है, इलेक्ट्रॉन के लॉस से पॉजिटिव हो रहा है, दैट मीन्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब मेटल, इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब विच फॉर्म्स केटायन, मेटल ही है जो केटायन बनाता है, विच फॉर्म्स केटायन आफ्टर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली मैं मेटल बोलूं या केटायन बोलूं या इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोलूं, बतवा सेम है भाई, इसमें कोनो दिक्कत नहीं है, कोनो अलग अलग बात नहीं है, सारा सेम है भाई। समझ रहे हैं क्या, आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव किसको बोलते हैं, नॉन मेटल को, उसका उल्टा कर दो, मतलब इलेक्ट्रॉन लेने के बाद नेगेटिव चार्ज, ये कह रहा है इलेक्ट्रॉन देने के बाद पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन लेने के बाद नेगेटिव चार्ज। नॉन मेटल विच फॉर्म्स एनायन आफ्टर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल विच फॉर्म्स एनायन आफ्टर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान देगा पब्लिक इधर ध्यान देगा, मेटल बोले तो केटायन, बोले तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव बोले तो नॉन मेटल, बोले तो एनायन। यहां तक क्लियर है क्या, बढ़िया चल रहा है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेवोजियर साहब ने इतना ही बोला, लेकिन जिंदगी में हर इंसान कभी ना कभी फेल हुआ है, लेवोजियर साहब भी फेल हो गए। कब, जैसे ही पता चला मेटलवाइड के बारे में, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ मेटलवाइड, लेवोजियर साहब रायता फैला दिया, फेल हो गए। इन्होंने तो खाली मेटल और नॉन मेटल बोला था भाई, लेवोजियर साहब ने तो खाली मेटल और नॉन मेटल बोला था, और इन्होंने तो जैसे ही मेटलवाइड के बारे में पता चला, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ मेटलवाइड, लेवोजियर क्लासिफिकेशन फेल्ड। लेवोजियर क्लासिफिकेशन फेल हो गया कैसे, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ मेटलवाइड्स। जैसे ही बच्चा जी मेटलवाइड्स के बारे में पता लगा है, लेवोजियर क्लासिफिकेशन फेल्ड, लेवोजियर क्लासिफिकेशन फेल्ड आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ मेटलवाइड्स, लेवोजियर क्लासिफिकेशन फेल्ड आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ मेटलवाइड। अब सारे नमूने यहां पे एकत्रित हो गए, सारे नमूने आ गए। वीटी सर क्या बात कर रहे हो, मेटलवाइड तो हमने पढ़ा ही नहीं, क्योंकि आपने 9th क्लास में मैडम को देखा, पढ़ लिया होता तो मेटलवाइड पता लगता। आपने तो मैडम को घूरा है बस क्लास में बैठ के। इधर आओ भाई साहब, मेटलवाइड किसको कहते हैं, ऐसा कोई एलिमेंट जिसमें मेटल की भी कैरेक्टरिस्टिक हो और नॉन मेटल की भी कैरेक्टरिस्टिक हो। भाई साहब बीच वाला ये, इसमें मेटल भी थोड़ा थोड़ा होगा, नॉन मेटल भी थोड़ा थोड़ा होगा, यही तो मेटलवाइड होती है। मेटलवाइड्स क्या है, शोज characteristic of metal as well as non-metal, shows characteristics of metal and non-metal, shows characteristics of metal and non-metal both। भाई ये characteristic of metal भी दिखाता है और characteristic of non-metal भी दिखाता है। ऐसे एलिमेंट्स को या ऐसे स्पेशीज को मेटलवाइड कहते हैं। अब लेवोजियर बाबा ने बोला कि खाली मेटल खाली नॉन मेटल, अब बोलो ये तो मेटल भी है नॉन मेटल भी है, फेल हो गया वहां पे। लेवोजियर को भी हमने गांव से बाहर निकाल दिया, पहले से हमने प्राउस्ट को बाहर निकाल रखा है, लेवोजियर भी फेल हुए, गांव से बाहर निकाल दिया।
यही है भाई, बड़ी मेरी बातें ना डीप है थोड़ी। जब जब किसी कोई इंसान फेल होता है, इसने कोशिश, ऐसा नहीं कि कोशिश नहीं किया, इसने कोशिश किया था, बट कई बार इंसान फेल हो जाता है। आपके साथ भी हुआ होगा, आपने बहुत कोशिश करी होगी लेकिन शायद आप फेल हो गए होंगे। दुनिया नहीं समझेगी, दुनिया बड़ी जालिम है। दुनिया बोलेगी अच्छा ये फेलियर है, इसको हटाओ हटाओ, गांव से बाहर निकालो, शहर से बाहर निकालो, घर से बाहर निकालो। अपने ऊपर विश्वास रखना। लेवोजियर शायद यहां फेल हो गए, बट लेवोजियर का नाम कहीं और पॉपुलर हो गया, किसी और चीज में पॉपुलर हो गया। शायद आप एक बार जिंदगी में फेल हो जाएं, कहीं और आपको मौका जरूर देगा ऊपर वाला, बस भरोसा रखो। अच्छा, लेवोजियर साहब फेल हुए, उसके बाद आ गए डोबेरिनर। अब डोबेरिनर साहब ने बड़ी अच्छी चीज बोली ट्राइड के बारे में। डोबेरिनर्स ट्राइड, पहले समझो ट्राइड क्या होता है। अरे भाई बाबू समझ आ रहा है? कई लोग ऐसे होंगे सर मुझे बाबू मत बुलाओ, अजीब लगता है आपसे सुन के। अरे बेटा बाबू हम ही बोल सकते हैं, कोई और से सुनोगे अच्छा नहीं लगेगा। इधर आओ। तो बाबू ट्राइड किसको कहते हैं? सेट ऑफ 3 एलिमेंट्स या ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट्स को मिला दो, तिकड़ी बोलते हैं ना, तिकड़ी, ट्राइड ही है। तो यहां आ जाओ, सेट ऑफ 3 एलिमेंट्स, सेट ऑफ 3 एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? ट्राइड। या फिर बेटे ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स को हम क्या बोल देते हैं? ट्राइड। अच्छा जी, सेट ऑफ 3 एलिमेंट्स या ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स को हमने ट्राइड बोल दिया। अच्छा, प्यार से बोला हमने। डोबेरिनर ने बोला जितने भी एलिमेंट डोबेरिनर के समय प्रेजेंट थे ना, उसने क्या किया? डोबेरिनर अरेंज्ड एलिमेंट्स, डोबेरिनर अरेंज्ड एलिमेंट्स इन अ ग्रुप ऑफ 3। डोबेरिनर जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट थे ना, उनको 3-3 के ग्रुप में क्लासिफाई कर दिया, अरेंज कर दिया। और उन्होंने पाया कि जो 3 में से बीच वाला है उसका एटॉमिक वेट एवरेज आता है पहले और तीसरे के। शायद दिमाग से ऊपर से निकल गया, बाउंसर था। आइए अभी छक्का मरवाते हैं, रुको। डोबेरिनर ने क्या किया? पहले एलिमेंट्स को ग्रुप ऑफ 3 में अरेंज किया। पहले इतना लिखते हैं, डोबेरिनर, डोबेराइनर, RINER, डोबेरिनर arranged elements in a group of 3. Dobereiner arranged elements in group of 3. Dobereiner arranged elements in group of 3. Dobereiner ने group of 3 elements, Dobereiner निकल रहा है। Dobereiner arranged elements in group of 3. और ये group of 3 का जो ट्रेंड, इसको बोलते हैं हम ट्राइड। Dobereiner arranged elements in group of 3 such that किस तरह से उन्होंने अरेंज किया? भाई डोबेरिनर ने किस तरह से अरेंज किया ग्रुप ऑफ 3? ऐसे थोड़ी ना कि कोई भी 3 उठा के मिला दिया, नहीं। सच दैट जो 3 में से मिडिल वाला है, उस मिडिल वाले की एटॉमिक वेट किसके बराबर है? पहले और तीसरे के एटॉमिक वेट का एवरेज के बराबर। सच दैट एटॉमिक वेट ऑफ मिडिल एलिमेंट, बेटा जी, such that atomic weight of middle element is equal to, atomic weight of middle element is equal to average of atomic weight of first and third is equal to average of atomic weight of first and third element. Average of atomic weight of first and third element. Average of atomic weight of first and third element. भाई ध्यान दो, यहां पे पहली बात ध्यान देना। डोबेरिनर अरेंज्ड एलिमेंट्स इन ए ग्रुप ऑफ 3। डोबेरिनर ने 3-3 के सेट में, डोबेरिनर ने 3-3 के सेट में ग्रुप एलिमेंट्स को अरेंज किया, और इस तरह से अरेंज किया कि जो बीच वाला का एटॉमिक वेट है वो पहले का और तीसरे का एटॉमिक वेट का एवरेज के बराबर है। एटॉमिक वेट ऑफ मिडिल एलिमेंट इज, अब यहां पे मैं थोड़ा जोड़वाऊंगा, एटॉमिक वेट ऑफ मिडिल एलिमेंट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली इक्वल हो, आसपास में भी आ जाए, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एवरेज ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। एवरेज ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। जैसे मान लीजिए बेटा ये है एलिमेंट नंबर 1। अच्छा जी बेटा, फिर है आपके पास एलिमेंट नंबर 2, और फिर इन्होंने लिया एलिमेंट नंबर 3। ये क्लियर है कि सर इन्होंने 3-3 एलिमेंट्स का सेट बनाया। अब 3-3 एलिमेंट्स का सेट बनाया, उसमें फायदा यह हुआ कि एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट 2, एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट 2
किसके बराबर आ रहा है? एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट 2 इज इक्वल टू एवरेज, इन दोनों का एटॉमिक वेट मैंने लिया। एवरेज कैसे निकालते हैं? एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट 1, एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट 1 प्लस एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट 3, एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट 1 प्लस एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट 3 डिवाइड बाई 2। एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट 1 प्लस एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट 3 डिवाइड बाई 2। ये थोड़ा मैंने इसी थ्योरी को टेबल फॉर्म में लिख दिया। व्हाट इज डोबेरिनर ट्रायड? डोबेरिनर ट्रायड ने 3 एलिमेंट्स का सेट लिया। जो बीच वाले का एटॉमिक वेट है वो पहले और तीसरे के एलिमेंट के एटॉमिक वेट का एवरेज, एवरेज का मतलब इसका एटॉमिक वेट इसका एटॉमिक वेट डिवाइड बाई 2। 2 एलिमेंट का एवरेज ऐसे ही आता है, डिवाइड बाई 2। 3 एलिमेंट का एवरेज निकालना होता तो डिवाइड बाई 3 कर देते। 4 एलिमेंट का एवरेज है तो चारों को जोड़ के डिवाइड बाई 4 कर दो, एवरेज ऐसे ही आता है। अब इस डोबेरिनर का एक एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको। डोबेरिनर के बेटे एग्जांपल आपको दिखाता हूं। डोबेरिनर के 3 एग्जांपल और इसका शॉर्ट ट्रिक। डोबेरिनर के 3 एग्जांपल आपके स्क्रीन पे लिखे गए हैं। ये पहला डोबेरिनर ट्रायड आपको दिखा रहा हूं मैं, जिंदगी का पहला डोबेरिनर ट्रायड आपके स्क्रीन पे है। ये जिंदगी का दूसरा डोबेरिनर ट्रायड आपके स्क्रीन पे हुआ। ये जिंदगी का तीसरा डोबेरिनर ट्रायड आपकी जिंदगी का होगा यहां पे, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो। अब ध्यान दो, इन्होंने क्या बोला? पहली बार ट्रायड बन गया, हां सर। अब ट्रायड बनने के बाद बस हमें यह चेक करना है क्या ये डोबेरिनर रूल को फॉलो करता है। डोबेरिनर रूल क्या है कि पहले और तीसरे का एवरेज लो। पहले का 7 है एटॉमिक वेट, दूसरे का बेटा 39 है एटॉमिक वेट। पहले और तीसरे का एटॉमिक वेट जोड़ के डिवाइड बाई 2 कर दो तो एवरेज आ जाता है। पहले और तीसरे का जब एवरेज लोगे बेटा 46/2 यानी कि 23 आ रहा है, जो कि मजा आ गया सोच समझ के, क्योंकि ये भी 23 और ये भी 23। अरे यार, अगर मैं पहले और तीसरे का एवरेज लेता हूं और वो अगर दूसरे के बराबर आ जाए, यही तो डोबेरिनर रूल है। पहले और तीसरे का मैं एवरेज लेता हूं और अगर यही दूसरे के बराबर आ जाए, यही तो था हमारा डोबेरिनर ट्रायड। बोलो हाँ या ना? दिस वाज द डोबेरिनर ट्रायड। अच्छा, दूसरे वाले पर अप्लाई करते हैं। ये मैं याद कराऊंगा, अभी शॉर्ट ट्रिक दूंगा, टेंशन ना लेना। जैसे कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बैरियम है। डोबेरिनर रूल कहता है कि जो बीच वाले का एटॉमिक वेट है वो किसके बराबर होगा? पहले का एटॉमिक वेट तीसरे का एटॉमिक वेट डिवाइड बाई 2, एवरेज कर दो। तो पहले का एटॉमिक वेट बेटा 40, तीसरे का एटॉमिक वेट है 137 डिवाइड बाई 2। कब तो आ रहा भाई साहब? इसको जोड़ो, कब तो आ रहा हो, बताओ। तो बेटा इसको जोड़ने से आ रहा होगा 177 डिवाइड बाई 2। तो इसको जब कटोगे 2 8 16, 2 8 16, 88.5 आ रहा है। अच्छा, अब आप कहोगे कि सर बराबर नहीं आया, इसका मतलब ये डोबेरिनर रूल फॉलो नहीं कर रहा। गलत, क्योंकि आपने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। मैंने क्या बोला? जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली बराबर आए, अप्रॉक्सीमेटली आसपास में भी आ सकता है, वो डोबेरिनर रूल फॉलो करेगा। भाई जरूरी नहीं है कि सारे के सारे बराबर ही हो, एग्जैक्टली बराबर हो। मिडिल एलिमेंट का वेट अप्रॉक्सीमेटली पहले और तीसरे के बराबर आ जाए तो इसका मतलब डोबेरिनर रूल फॉलो कर रहा है। तो यहां जो है ये अप्रॉक्सीमेटली ही तो फॉलो हो रहा है, और क्या है? ये 88.5 है, ये 87 है। पहले और तीसरे वाला अप्रॉक्सीमेटली ही तो फॉलो हो रहा है। आ जाओ, पहले और तीसरे वाला अप्रॉक्सीमेटली ही तो फॉलो हो रहा है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, इन दोनों को जोड़ो यार। ये 35.3 नहीं 35.5 होता है, ये गलत है। ये 35.5 कर लीजिए। पहले और तीसरे का एटॉमिक वेट नीचे लिख दो यहां पे बेटा 35.5 प्लस 127 डिवाइड बाई 2 करो, कितना आ रहा है? 127 और 35.5। सबसे पहले बेटा 0.5 लिख लो। 7 और 5 12 हो गया, हाथ में 1 आया। 2 3 और 2 5, 162। अरे वाह, क्या जोड़ा मैंने, सही जोड़ा क्या मैंने? 127 और 135 कितना होता है? 127 और 130 157 हो गया, और 5 जोड़ दो तो 7 5 12 162। बिल्कुल सही यार। और इसको जब आप निकालते हो तो 81.25 आ रहा है, और यही तो है अप्रोक्सीमेटली इक्वल। और क्या बच्चे की जान लोगे? ये 80 हो गया और बेटा ये 81 हो गया, तो यही तो है अप्रोक्सीमेटली इक्वल। और क्या बच्चों की जान लोगे? हाँ जी, ये दोनों अप्रोक्सीमेटली इक्वल ही तो है, ये दोनों अप्रोक्सीमेटली इक्वल ही तो आ रहा है। बोलो बेटा, क्लियर हो रहा है क्या? तो अगर पहले और तीसरे का एटॉमिक वेट का एवरेज
दूसरे वाले के या तो एग्जैक्टली बराबर या तो आसपास आ रहा है, इसका मतलब वो डोबेरिनर रूल को फॉलो करता है। अब ये याद कैसे रखें भाई, हमारे एग्जाम तक याद कैसे रखें? तो याद रखने के लिए हम देते हैं एक वीटीआर। वीटीआर क्या होता है? वीटी सर का रिवीजन टेक्निक, ठीक है ना। वीटी सर का रिवीजन टेक्निक एक आपको मिलता है। अब ये वीटी सर का रिवीजन टेक्निक क्या होता है, आइए बता दे। ये कैसे याद रखोगे, वीटीआर से कैसे याद रहेगा, आइए बता देते हैं एक एक करके। यहां देखो, लीना के, कोई भी एक, मान लो मेरी दोस्त है बहुत अच्छी जिसका नाम है लीना, तो मैंने बोला लीना के, तो सबसे पहले आपको यही लिखना है ली, फिर लिखना है ना, और फिर लिखना है के। मेरी एक दोस्त है जिसका नाम है लीना के। अब ध्यान देना, मेरी दोस्त है, इधर उधर ना नजर डाल लेना भैया, मेरी दोस्त है। अब ये लीना के, अब देखो कस्बे में, कस्बे में, दिस इज क, दिस इज सौ एंड दिस इज बे, कस्बा, कस्बा होता है ना। तो लीना थोड़ी सी वैसी है, तो बेटा बहुत अच्छी लड़की है, वो एक कस्बे में रहती है, लीना के कस्बे में। अब ये लीना थोड़ी जानी मानी हो गई है, लीना बहुत पैसे कमाती है। लीना के कस्बे में देखो सीबीआई का छापा पड़ रहा है, लीना के कस्बे में सीबीआई आ चुका है भाई साहब, लीना के कस्बे में सीबीआई ने छापा मार दिया। अब ये छापा उपा मारने वाला छापा छोड़ दो, लीना के कस्बे में सीबीआई ने छापा मार दिया। अब देखो ली का मतलब क्या है, ली का मतलब ध्यान से अगर पढ़ोगे तो बेटा एलआई होता है, ली का मतलब ध्यान से पढ़ोगे एलआई होता है, ध्यान दो। ना का मतलब बेटे सोडियम है यहां पे, के का मतलब बेटा के मतलब पोटेशियम होता है, कस्बे में सी होता है कस्बे, स का मतलब है बेटा कस्बे एसआर, और बे का मतलब है बी ए। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कस्बे का मतलब CASBA, कस्बा, ठीक है ना। लीना के कस्बा, कैल्शियम स्ट्रोंसियम बैरियम। सीबीआई बड़ा सिंपल है बेटा, सी का मतलब क्लोरीन, बी का मतलब ब्रोमीन, और आई का मतलब आयोडीन। तो दिस इज शॉर्ट ट्रिक टू रिमेंबर। पूरा 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 डोबेरिनर का एग्जाम्पल आपके दिमाग में सेट हो गया होगा। लीना के पहला सेट है, कैल्शियम स्ट्रोंसियम बैरियम दूसरा सेट है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन तीसरा सेट है। पूरे एनसीईआरटी में यही है। अरे हाँ या ना तो बोलना पड़ता है ना कमेंट में, ऐसे थोड़ी चलता है। मजा आया तो कमेंट अभी के अभी। अच्छा जी, एग्जाम्पल ऑफ डोबेरिनर ट्रायड में लीना के कस्बे में सीबीआई का छापा। ओहो, अब ये तो आम जिंदगी है, बट अभी वीटी सर के दुनिया में हो आप, यहां तो और मजेदार होगा। देयर आर सम मोर एग्जांपल्स, कुछ और एग्जांपल्स। भाई ये तो सब पढ़ के आएंगे, आपका नंबर ज्यादा क्यों आएगा? जब आपका प्रैक्टिस ज्यादा होगा, जब आपको नॉलेज ज्यादा होगी। अच्छा, तो देयर आर अदर एग्जांपल्स जो डोबेरिनर ट्रायड के हैं। दीज आर द अदर एग्जांपल्स जो डोबेरिनर ट्रायड के फॉलो होते हैं। आइए ना एक एक करके देख लें यार, आइए एक एक करके देख लेते हैं। बेरिलियम की बात कर लेते हैं, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम, ये भी ट्रायड है। लेट्स सी कि ये डोबेरिनर रूल फॉलो करता है कि नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलो डोबेरिनर रूल? आ जाओ, क्वेश्चन बना देते हैं इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलो डोबेरिनर रूल? आइएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ फॉलोइंग लिख देते, द छोड़ देते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग फॉलो डोबेरिनर ट्रायड? कौन है जो डोबेरिनर ट्रायड को फॉलो कर रहा है? बेटा जी बोलना तो पड़ेगा ना, मुंह खोलना तो पड़ेगा ना, ऐसे काम चलेगा नहीं ना। आगे बढ़ जाते, आइए भाई देख लेते। पहले और तीसरे का एटॉमिक वेट का एवरेज दूसरे के एटॉमिक वेट के बराबर आ जाए। आ जाओ, पहला पकड़ो 9 आ रहा है, तीसरा पकड़ो 40 आ रहा है। पहले और तीसरे के एटॉमिक वेट का एवरेज कर दो, तो सर कितना आ रहा है? 49/2 आ रहा है। 49/2 यानी कि 24.5 होता है। ये भैया 24 है और ये भैया 24.5 है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। इसका मतलब डोबेरिनर रूल फॉलो हो रहा है। अरे बोलो। अच्छा, दूसरा, अरे सर इसमें भी पहले और तीसरे का एटॉमिक वेट का एवरेज करोगे, ये आ जाएगा 2 1 3 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, 153 डिवाइड बाई 2 भाई 7 हो गया, 76.5 हो गया। क्या अप्रोक्सीमेटली इक्वल है? बहुत सही सर, अप्रोक्सीमेटली बराबर आना चाहिए। पहले और तीसरे का एटॉमिक वेट दूसरे वाले के एटॉमिक वेट के या तो बराबर या तो लगभग बराबर आ जाए, यही डोबेरिनर होता है। दूसरा भी फॉलो करेगा। तीसरा, ये
भाई तीसरे में 32, 128, इनका एवरेज करेंगे, ये 160 डिवाइड बाई 2 80 हो जाता है। 160 ही होगा ना, 130 130, बहुत बढ़िया। अरे यार एवरेज के अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो गया, दैट मींस फॉलो करेगा। अब कई लोगों के मन में आता है कि सर अप्रोक्सीमेटली इक्वल कब होगा? मैक्सिमम 2 का डिफरेंस आएगा, मतलब ये 80 है तो 82 हो सकता है, ये 79 है तो मैक्सिमम 80 तक हो सकता है, मतलब +-2 चलता है। अगर मिडिल वाले के +2 या -2 तक आ रहा है तो अप्रोक्सीमेटली बराबर माना जाएगा। चलिए नीचे वाला F फेक ओनी। अब इनमें देखो कुछ खास बात है, इनमें कुछ खास बात है। डोबेरिनर ने कुछ ऐसे ट्रायड भी बनाए, डोबेरिनर ने कुछ ऐसे ट्रायड भी बनाए जिसमें ऑलमोस्ट सारे सेम थे। ध्यान दो, 56, 59, 59, 101, 102, 106 लगभग सारे सेम आ रहे। देखो 190, 192, 195। तो डोबेरिनर रूल, अब इन दोनों का एवरेज निकालोगे ऑब्वियसली के बराबर आएगा। भाई 3 सेम एलिमेंट्स ले लिए और पहले और दूसरे का एवरेज लोगे तो तीसरे के बराबर ही आएगा, मतलब पहले और तीसरे का एवरेज लोगे तो बीच वाले के बराबर ही आएगा। यह मैथमेटिक्स का रूल होता है कि अगर आपके पास 3 नंबर हैं और तीनों मतलब एक के बाद एक वाले नंबर है, जैसे 2, 3 और 4 का एवरेज कितना होगा? भाई 2, 3, 4 का एवरेज 3 आएगा, पहले और तीसरे का एवरेज बीच वाले के बराबर आएगा। भाई 4, 5, 6 इसका एवरेज क्या हो रहा है? 5, 4 और 6 का जोड़ दो तो 5 आ रहा है। तो ऐसा मैथमेटिक्स का रूल है कि अगर तीनों का एटॉमिक वेट बराबर है, जैसे 3 नंबर बराबर है, बराबर या लगभग बराबर है, तो पहले और तीसरे का एवरेज लोगे तो दूसरे के ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली इक्वल आ जाएगा। यहां भी ऑलमोस्ट बराबर है, तो पहले और तीसरे का एवरेज लोगे तो ऑलमोस्ट बीच के बराबर बराबर आ जाएगा। सिमिलरली पहले और तीसरे को लोगे और एवरेज लोगे तो ऑलमोस्ट बीच वाले के बराबर आ जाएगा। तो एग्जांपल्स ऑफ डोबेरिनर ट्रायड यहां भी वैलिड होता है। आप ये वाले रूल से भी निकाल लो या फिर डायरेक्ट देख लो कि डोबेरिनर ट्रायड इज ऑल्सो वैलिड। डोबेरिनर्स का ट्रायड, अब ये जल्दी बताते नहीं है कोई, लेकिन ये क्वेश्चन में आएगा एडवांस में। डोबेरिनर ट्रायड इज वैलिड इन डोबेरिनर ट्रायड या डोबेरिनर रूल लिखो, डोबेरिनर ट्रायड की जगह डोबेरिनर्स रूल। डोबेरिनर्स रूल इज वैलिड इन ट्रायड्स ऑफ approximately same atomic weight, triads of approximately same atomic weight, approximately same atomic weight। भाई डोबेरिनर्स रूल जो है वो वैलिड है ट्रायड्स ऑफ approximately same atomic weight। क्लैरिटी हाँ या ना? क्लियर है? कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, आगे भी बढ़ सकते हैं। अब हमने डोबेरिनर के बारे में बड़ी अच्छी चीजें कर ली। अब डोबेरिनर का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसके बिना आपके सवाल गलत हो सकते हैं बच्चे, बड़े ध्यान से देखना है। एक सवाल आपसे पूछता हूं प्यारे बच्चे, और अगर गलत हुआ तो कोशिश करिएगा कि जितने जल्दी आप अपने सर पे टैटू बनवा लें गधेड़े। यहां पे लिखवाना है, गर्व से लिखवाना बेटे, गधेड़े हैं, लिखवाइए हम गधेड़े हैं, ऐसा आप लिखवाएंगे, हम नहीं। क्योंकि ये क्वेश्चन आप गलत करोगे, लिखो यहां पे क्वेश्चन, ठीक है ना? विच यहां पे लिखो डज द बिलो ट्रायड फॉलो डोबेरिनर्स रूल। डू द बिलो, डज, ये डज भी चलेगा। डज द बिलो ट्रायड फॉलो डोबेरिनर रूल, डोबेराइनर रूल। क्या ये डोबेरिनर्स रूल को फॉलो करेगा? आइए बताते हैं। कार्बन, फिर नाइट्रोजन और फिर ऑक्सीजन। आइए देखिए, ये भी तो सेट ऑफ 3 है, लेकिन क्या ये डोबेरिनर पे फॉलो होगा कि नहीं भाई? बताना तो पड़ेगा, ऐसे काम तो नहीं चलेगा ना। देखिए अब डोबेरिनर रूल कहता है कि सेट ऑफ 3 एलिमेंट होना चाहिए है, फिर कहता है कि यार इसका एटॉमिक वेट कितना है? कार्बन का 12, नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट कितना है भाई? 14, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना है? 16। तो डोबेरिनर रूल कहता है बीच वाले का एटॉमिक वेट पहले और तीसरे के एटॉमिक वेट के एवरेज के बराबर होगा। अच्छा, पहले का एटॉमिक वेट 12, तीसरे का एटॉमिक वेट 16। अगर मैंने एवरेज किया तो पहले और तीसरे के एटॉमिक वेट का एवरेज करने पे 14 बराबर तो आ रहा है भाई। यहां भी 14, यहां भी 14, जबरदस्त बराबर तो आ ही रहा है भाई। दिक्कत क्या है? बराबर तो आ ही रहा है। इसका मतलब डोबेरिनर रूल को फॉलो करना चाहिए था,
है ना? मतलब आप लोग कह रहे हो ना कि डोबेरिनर रूल को फॉलो करना चाहिए था, गलत है, गलत है। इट विल नॉट फॉलो डोबेरिनर रूल। लिखिए यहां पे कैपिटल में लिख लीजिए, इट विल नॉट फॉलो डोबेरिनर रूल। इट विल नॉट फॉलो डोबेरिनर रूल। क्यों? आपका ये सवाल गलत क्यों हुआ? क्योंकि आपके मास्टर ने आपको अधूरा पढ़ाया था, और कुछ नहीं। आपके मास्टर ने आपको अधूरा पढ़ाया था। अब जो मैं इसको पूरा करने वाला हूं, तब जाके आपका, अब जब मैं नोट लिखवा दूंगा तब ऐसे सवाल सही होंगे। अभी तो मैंने बेसिक्स क्लियर करी थी, सारा एक ही साथ दे दूंगा तो उल्टी हो जाएगी। उल्टी नहीं कराना है, बढ़िया से 6 पैक एब्स बनाने हैं ना, ऐसा खाना खाना चाहिए। खैर, है ना, ज्ञान जो होता है ना, ज्ञान देने के लिए होता है। अभी भले मेरी फैमिली पैक बनी है, बट मैं ज्ञान दे रहा हूं कि अच्छा खाना खाना चाहिए, है ना, ज्ञान हमेशा देना अच्छा ही चाहिए। खैर, नोट क्या होता है, डोबेरिनर रूल को कौन फॉलो करता है? तो यहां पे लिखेंगे कि जो डोबेरिनर रूल है, इट इज ऑलवेज, डोबेरिनर्स रूल इज ऑलवेज वैलिड इन, डोबेरिनर्स रूल इज ऑलवेज वैलिड इन ग्रुप। बेटा केवल ग्रुप्स में ही लगा पाओगे, हर जगह मत लगाना। साहब ये पीरियड का एलिमेंट था, कार्बन, ये सारे के सारे सेकंड पीरियड के एलिमेंट थे, पीरियड में नहीं लगेगा। डोबेरिनर रूल केवल ग्रुप में फॉलो होता है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बैरियम, ग्रुप नंबर 2, याद आ रहा है? उसके बाद उधर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ग्रुप नंबर 1, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ग्रुप नंबर 17, सारे ग्रुप के एलिमेंट्स पे लगाए हो। जितने भी अदर एग्जांपल्स हैं वो ग्रुप के एलिमेंट्स पे लगाए हो। हाँ, अब कुछ लोग उछलते हुए आ जाएंगे, ऐसे टोटो टोटो करते आ जाएंगे मेरे पास, है ना, जैसे चूजे करते हैं, चू 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 चू। सर डाउट आ गया, डाउट आ गया। अरे सर ये देखो, ये तो 4th पीरियड का एलिमेंट है, आपने कहा ग्रुप में लगता है, 4th पीरियड का लिख दिया आपने। हाँ, पीरियड में लगेगा जब सारे एलिमेंट का एटॉमिक वेट सेम हो। भाई अगर अप्रोक्सीमेटली सेम एटॉमिक वेट आ रहा है तो पीरियड में भी लग सकता है। यह है एडवांस का कॉन्सेप्ट, जल्दी यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। भाई पीरियड में लगेगा, किसने कहा नहीं लगेगा? लगेगा, लेकिन अगर क्या सारे लगभग सेम है तो लगेगा। क्या सारे लगभग सेम है तो लगेगा। सारे लगभग सेम है तो लगेगा। अरे भैया यहां नहीं सेम है ना यार, 12, 14, 16 नहीं ऐसे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इट विल नॉट फॉलो। अच्छा, तो डोबेरिनर ट्राइड इज ऑलवेज फॉलोड इन ग्रुप्स। चलिए नेक्स्ट, अब आता है डिमेरिट। कुछ तो कमियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। भाई डोबेरिनर इतना अच्छा चल रहा था फिर भी फेल हो गया। दुनिया में हर इंसान फेल होने ही आया है। अगर आप कायदे से इस वर्ड को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। किसी का एग्जाम निकल जाता है, वो फैमिली से फेल हो जाता है। किसी के पास पैसे हैं, वो उसके पास हैप्पीनेस नहीं है, हेल्थ से फेल हो जाता है। दुनिया में हर इंसान किसी न किसी माध्यम में फेल है ना। हर एक मुस्कुराहट के पीछे एक बहुत बड़ा गम छुपा होता है। खैर, डिमेरिट्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लिख लेते हैं। सॉरी, डिमेरिट्स ऑफ डोबेरिनर। डिमेरिट्स ऑफ डोबेरिनर में कि भाई वो हर एलिमेंट्स पे वैलिड नहीं था, ठीक है ना। डिमेरिट में ये था कि कुछ ही जगह लगा और बाकी RINER, डोबेरिनर्स रूल वाज नॉट वैलिड एवरीवेयर। डोबेरिनर्स रूल वाज नॉट वैलिड एवरीवेयर, नॉट वैलिड ऑन सम ट्राइड्स। भाई डोबेरिनर रूल जो है वो सारे ट्राइड्स पे वैलिड नहीं था, वाज नॉट वैलिड ऑन सम ट्राइड्स। कौन कौन सा? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देखोगे तो एग्जाम्पल के तौर पे आ चुका है भैया फ्लोरीन, भैया क्लोरीन, भैया ब्रोमीन। अच्छा, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 19, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 35.5 और ब्रोमीन का होता है 80, है ना। फ्लोरीन का 80, मेरे एटॉमिक नंबर याद नहीं रखना होता है, बिल्कुल सही, 80 है ना, 80 है ना, हाँ 80, बहुत बढ़िया। अब ये एटॉमिक वेट नंबर वगैरह ना मुझे याद है ना एटॉमिक वेट आपको याद रखना है, सारा का सारा इसमें क्वेश्चन पेपर में दिया रहता है। अब एक बार इस पे फॉलो करो भाई, ट्राइड तो दिख रहा है और ग्रुप नंबर 17 का भी है, लेकिन इस ट्राइड पे फेल हो गया। तो डोबेरिनर रूल जो था ना वो कुछ ही एलिमेंट्स पे लग रहा था, सारे पे नहीं लग रहा था, यही फेलियर था उसका। रूल तो तब बोला जाएगा जब हर जगह लगे। जैसे एक रूल है कि VT सर बड़े अच्छे पढ़ाते हैं, ये पूरे यूट्यूब को पता है ना, ऐसा पता, या मैं अपने आप में खुश हूं, ऐसा है। चलो, वैसे ही रूल ऐसा होता है जो सबको पता हो। ये रूल तो कुछ लोगों पे लगता है, कुछ लोगों पे नहीं लगता, इसलिए फेल हो गया।
अब देखो क्यों नहीं लगता, क्योंकि अगर मैं पहले और तीसरे का एवरेज लेता हूं तो आ जाता है 99/2, आ जाता है बेटा 49.5। अब देखो ये कहां 35 है, वो कहां 49 है, बेटा अलग अलग हैं। ये दोनों के दोनों बड़े अलग अलग हैं बेटे, ये दोनों के दोनों बड़े अलग अलग हैं, इसलिए फेल हो गए हैं। बोलो क्लियर है क्या? अरे बोलना पड़ेगा, दोनों के दोनों फेल हो गए हैं क्या? बोलो क्लियर है? चलो इसलिए फेल हो गए। फेलियर नंबर 2 भाई एक और थी, इसके साथ एक और चीजें थी जिसकी वजह से ये फेल हो गया। वो कौन सा चीज है यार? मैंने तो सुना है कि ये एक डोमिनेटर रूल हर जगह वैलिड नहीं हुआ इसलिए फेल हो गया। नहीं, अभी और सुनिए। पहली बात कि इट वाज ओनली एप्लीकेबल इन ग्रुप्स, पीरियड वालों पे लग ही नहीं रहा था। तो क्या पीरियड वाले एटम है वो उन्होंने कोई नाइंसाफी करी है? क्यों उस पे क्यों नहीं लगेगा? तो यहां पे लिखो इट वाज ओनली लिमिटेड टू ग्रुप्स। भाई ये रूल जो है वो लिमिट था, केवल ग्रुप्स में लग रहा है। इट वाज ओनली लिमिटेड टू ग्रुप्स। डोमिनेटर ट्रायड में लगा, डोमिनेटर नॉट वैलिड टू समथिंग, ठीक है। फेलियर नंबर 3 इसका तीसरा रीजन था। फेलियर नंबर 3 बेटा इसका तीसरा रीजन था। सोचो ऐसा क्या हुआ होगा, सोचो जरा ऐसा क्या हुआ होगा कि ये फेल हो गया। आइए ऐसा क्या हुआ होगा? इट वॉज ओनली लिमिटेड टू ग्रुप्स। अब यहां पे फेलियर नंबर 3 कहता है कि सर इट डोबेरिनर रूल वाज ओनली एप्लीकेबल टू लिमिटेड ट्राइड्स। ये रिपीटेड है बट ठीक है। डोबेरिनर रूल जो है वाज लिमिटेड टू, डोबेरिनर रूल जो है इट वाज लिमिटेड टू सम ट्राइड्स। डोबेरिनर रूल जो है वो कुछ ही ट्राइड्स पर लगा, सारे पे नहीं लगा। वाज लिमिटेड टू सम ट्राइड्स, कुछ ट्राइड्स पे लगा कुछ पे नहीं लगा, इसलिए फेल हो गया। चलिए इस पे बहुत ज्यादा अब चर्चा नहीं करेंगे। डोबेरिनर ट्राइड के बाद हमारे साहब आए जिनका संगीत में बड़ा शौक था। आप लोगों को भी म्यूजिक में शौक है क्या? क्या आपने हारमोनियम कभी सुना है? जिंदगी में हर लोग सुनता है यार, एकदम ही जंगल उंगल से आए हो क्या? सुना ही होगा। अब अगर सुना है तो क्या आपने ये सुना है सा, इसके बाद क्या होता है रे, इसके बाद क्या होता है गा, इसके बाद क्या होता है मा, इसके बाद क्या होता है पा, उसके बाद क्या होता है सारे गामा पा धा, उसके बाद क्या होता है बेटा नी, फिर क्या होता है अगेन सा। यही है ना भाई। अगर आपने हारमोनियम सुना हो तो सा रे गा मा पा धा नी और सा। मतलब म्यूजिक में क्या हो रहा है? एक चीज आपने नोटिस की होगी कि 8वां नोट रिपीट कर रहा है। इसको बोलते हैं म्यूजिकल नोट्स। ये पहला नोट है सा, दूसरा नोट है रे, तीसरा नोट है गा, चौथा नोट है मा, 5वां नोट है पा, 6ठा नोट है धा और 7वां नोट है नी। फिर से 8वां नोट है सा। मतलब पहला नोट और 8वां नोट रिपीट हो रहा है। ये है इंडियन क्लासिकल नोट्स। ये क्या है बेटे? इंडियन क्लासिकल म्यूजिक नोट्स है। ये इंडियन क्लासिकल म्यूजिकल नोट है। और इंडियन क्लासिकल म्यूजिकल नोट में खास बात है कि हर 8वां नोट, एवरी 8th नोट इज रिपीटेड। हर 8वां नोट, एवरी 8th नोट इज रिपीटेड। अच्छा जी, हर 8वां नोट रिपीट होता? हाँ भाई, देखो यहां पे 8वां नोट फिर से सा आ गया। तो अब ये म्यूजिक में बड़े संगीत प्रेमी थे न्यूलैंड साहब। तो इन्होंने बोला कि अगर मैं एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखूं तो वहां भी हर 8वां एलिमेंट पहले वाले के एलिमेंट के प्रॉपर्टी के बराबर होगा। सुनो, उन्होंने बोला कि जैसे हमारे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक नोट में हर 8वां नोट रिपीट हो रहा है, वैसे ही अगर मैं एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में रखूं, अगर मैं एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में रखूं, तो उस केस में भी हर 8वां एलिमेंट पहले वाले एलिमेंट के प्रॉपर्टी को सिमिलर होगा। जैसे यहां पे नोट सिमिलर हो रहा है, हर 8वां एलिमेंट, हर 8वां नोट पहले वाले नोट के सिमिलर है, उसी तरह हर 8वां एलिमेंट पहले वाले एलिमेंट के प्रॉपर्टी के सिमिलर है। चलिए, बात तो थोड़ी थोड़ी समझ में आई, अब लिखेंगे तो और समझ में आएगा। तो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव में पहला पॉइंट ये है कि भाई ये पहले ऐसे साइंटिस्ट निकले
जिन्होंने एटॉमिक वेट और पीरियोडिक टेबल को रिलेट किया। क्या किया इन्होंने? ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट, न्यूलैंड वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट। भाई न्यूलैंड साहब जो थे ये पहले साइंटिस्ट हैं, ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट। न्यूलैंड साहब जो थे, ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु correlated atomic weight, who correlated atomic weight. He was the first scientist who correlated atomic weight with properties of elements. भाई पहली बार किसी ने एटॉमिक वेट को प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट से रिलेट किया। He was the first scientist. जैसे आप पढ़ते हो ना कि मेंडलीज पीरियोडिक लॉ पढ़ोगे कि इट वाज बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट, तो ये पहली बार न्यूलैंड ने बताया था। न्यूलैंड साहब ने बोला कि अगर मैं एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में रखूं तब जाके आठवां एलिमेंट पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी से सिमिलर होगा। ठीक है ना? न्यूलैंड ने क्या किया? न्यूलैंड अरेंज्ड एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूलैंड ने एलिमेंट्स को अरेंज किया। न्यूलैंड अरेंज्ड एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। न्यूलैंड अरेंज्ड एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। भाई साहब एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया एंड फाउंड, और पाया, और एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में उन्होंने अरेंज किया एंड फाउंड दैट एवरी एट्थ एलिमेंट, और उन्होंने पाया कि हर आठवां एलिमेंट जो है, एवरी एट्थ एलिमेंट हैज सिमिलर प्रॉपर्टीज टू फर्स्ट एलिमेंट। Every eighth element has similar properties to first element. Every eighth element has similar properties to first element. हर आठवां एलिमेंट पहले एलिमेंट के सिमिलर प्रॉपर्टी रखता है। जैसे एग्जांपल, every eighth element has similar properties to first element. एग्जांपल, लिथियम साहब को हमने सबसे पहले रखा, लिथियम, बेरिलियम 4, बोरोन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9। अच्छा, फिर नियोन को उस समय इनर्ट गैस डिस्कवर नहीं हुआ था, तो नियोन उस समय डिस्कवर ही नहीं था। फिर आगे सोडियम। तो अगर आप गौर से देखो, मन की आत्मा से देखो, और मैं बार बार बोलता हूं भावनाओं को समझो, या भावनाओं में बहो मत, भावना के साथ बह जाओ, कुछ तो भला होगा। भाई भावना के साथ बहना नहीं है, भावनाओं में, भावना के साथ बहना है। आइए, भावनाओं में ना बहे। 1, दिस इज 2, भैया 3, अरे बाप 5, 6, 7। अब देखोगे आठवां एलिमेंट पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी मैच कर रहा है। याद है ना, ग्रुप 1 के सारे एलिमेंट्स की सेम प्रॉपर्टी होती है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, सबकी प्रॉपर्टी सेम है। भाई एक ग्रुप की प्रॉपर्टी सेम होती है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इन सब की सेम प्रॉपर्टी होती है। हर ग्रुप की प्रॉपर्टी सेम होती है, हर ग्रुप के सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम होती है। तो देखो आठवां एलिमेंट पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी से मैच कर रहा है। सोडियम 11 सोडियम 11 मैग्नीशियम 12, सोडियम 11 मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17। आर्गन डिस्कवर नहीं हुआ था। फिर आ जाएगा पोटेशियम और कैल्शियम। लेकिन न्यूलैंड साहब जो थे ये केवल और केवल वैलिड अप टू कैल्शियम ओनली। जैसे ही डी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट हुआ, यहां स्कैंडियम आ जाएगा। भाई अगर मैंने इसके आगे लिखा तो स्कैंडियम आ जाएगा, और स्कैंडियम डी ब्लॉक है, और साहब ये सारे पी ब्लॉक हैं, खत्म। तो ये केवल और केवल बेटे अब कैल्शियम तक ही वैलिड था, यही इसकी गड़बड़ी हो गई। इट इज ओनली वैलिड फॉर लाइटर एलिमेंट्स अप टू कैल्शियम। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स केवल और केवल हल्के एलिमेंट्स पे वैलिड था, कैल्शियम तक ही वैलिड था। कैल्शियम के बाद ये फेल होने लगे। उसके बाद जैसे ही इनर्ट गैस आया तो यहां नियोन पड़ गया। तो देखो भाई एट्थ वाला जो मैच ही नहीं कर रहा, आठवां तो नियोन हो गया, मैच नहीं करेगा, तो इनका रूल ही फेल हो गया। तो दो जगह फेल हो गए, एक तो इनर्ट गैस की डिस्कवरी पे, और दूसरी जगह ये फेल हुए कि सर एक तो इनर्ट गैस की डिस्कवरी फेल हो गए, और दूसरी जगह फेल हो गए कि यार कैल्शियम तक ही वैलिड है, उसके आगे का क्या, उसके आगे बता नहीं पाए। तो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में डिमेरिट है ना, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में डिमेरिट आ जाएगा। डिमेरिट ये है कि सर इट वाज
ओनली वैलिड फॉर लाइटर एलिमेंट्स। ये केवल और इट वॉज ओनली वैलिड फॉर लाइटर एलिमेंट्स। बेटा केवल और केवल हल्के एलिमेंट्स पे वैलिड था, ठीक है। इट वॉज ओनली वैलिड फॉर लाइटर एलिमेंट्स अप टू कैल्शियम, कैल्शियम तक ही वैलिड था। इट वॉज ओनली वैलिड फॉर लाइटर एलिमेंट्स एंड ये केवल और केवल लाइटर एलिमेंट्स पर ही वैलिड था। इट वॉज ओनली वैलिड फॉर लाइटर एलिमेंट्स अप टू कैल्शियम। आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैस, जैसे ही इनर्ट गैस आया, आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैस, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स ड्रास्टिकली फेल्ड। भाई न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, इन्होंने कहा आठवां प्रॉपर्टी मैच करेगा, आठवां तो इनर्ट था, ड्रास्टिकली बहुत बुरी तरह फेल हो गया, ड्रास्टिकली फेल हो गया, क्योंकि इनर्ट गैस नहीं था तब तक तो खुश थे बेचारे। जैसे इनर्ट गैस आया भाई साहब की टाइम फेस हो गई। क्लियर हुआ? तो इस तरह से न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स भी आपका फिनिश होता है। अगले स्लाइड पे मैं लेके जाता हूं बच्चे, कि अगले स्लाइड पे आपके पास आ जाएगा डिमेरिट के बाद लॉदरमेयर। भाई आप लोग भी पानी वानी पीते रहे, हाइड्रेट रहें, ठीक है, और बाकी मजे करें यार जिंदगी में, है ना। कबीर सिंह नहीं बनना बस, है ना। कबीर सिंह जाके इंजीनियरिंग कॉलेज में बनना है, ये तो हमने पढ़ा दिया, ठीक है। कबीर सिंह बेटे जाके इंजीनियरिंग कॉलेज बनना, और इंजीनियरिंग कॉलेज में कबीर सिंह बनने में कोई मान लो प्रीति नहीं मिल रही, तुमसे मुलाकात करो, इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, दिलाएंगे कोई प्रीति, जुगाड़ करेंगे कुछ आपके लिए। लेकिन अभी पेशेंस से पढ़ लीजिए, बाद में बेटा प्रीति तो बहुत मिलेगी, समझ रहे हैं। और अगर जिंदगी में कोई प्रीति है तो कमेंट बताइए। अभी ब्रेकअप कराएंगे, कहेंगे अब भैया और प्रीति है ना, तो बाद की प्रीति बड़ी मुश्किल हो जाएगी, यही प्रीति बाद में नहीं मिलेगी, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं लॉदरमेयर कर्व। अभी तक इतने साइंटिस्ट आए और फेल हो गए, प्राउस्ट आए फेल, लेवोजियर फेल, न्यूलैंड फेल, डोबेरिनर फेल। अब आगे लॉदरमेयर साहब, ये पहली बार ऐसे साइंटिस्ट आए जिन्होंने एक प्रैक्टिकल प्रूफ दिया। अभी तक सब लोग आ रहे थे, कह रहे थे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट रख लो, कुछ आए कहे कि सेट ऑफ 3 एलिमेंट्स रख दो, कुछ आ गए बोले कि मेटल नॉन मेटल बोल दो, कुछ आए बोले कि नहीं हाइड्रोजन से ही बनेगा। तो अभी तक सारा थ्योरेटिकल चीजें चल रही थी, कोई आया कुछ कुछ देख के अपना रूल बना दे रहे थे। पहली बार साइंटिफिकली किसी ने प्रूव किया था। आइए, लॉदरमेयर कर्व में क्या कहा कि ही प्लॉटेड अ कर्व। लॉदरमेयर ने क्या कहा था? ही प्लॉटेड अ कर्व बिटवीन एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक वेट। ही प्लॉटेड अ कर्व बिटवीन एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक वेट। बेटा एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट के बीच में इन्होंने कर्व प्लॉट किया। ही प्लॉटेड अ कर्व बिटवीन एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक वेट। अच्छा, क्यों किया था ऐसा बताऊंगा अभी। ही प्लॉटेड अ कर्व बिटवीन एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक वेट। ही प्लॉटेड अ कर्व बिटवीन एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक वेट। तो वाई एक्सिस पर बेटा इसने एटॉमिक वॉल्यूम रखा था, वाई एक्सिस पर बेटा इसने एटॉमिक वॉल्यूम रखा था, और एक्स एक्सिस पर बेटा इसने एटॉमिक वेट रखा था। तो वाई एक्सिस पर एटॉमिक वॉल्यूम और एक्स एक्सिस पर एटॉमिक वेट रखा था। आइए एक एक करके बताता हूं। और एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट में जब इन्होंने ग्राफ प्लॉट किया, अच्छा एटॉमिक वॉल्यूम कैसे निकाला? तो एलिमेंट्स की एटॉमिक वॉल्यूम इन्होंने ऐसे निकाला था। एटॉमिक वॉल्यूम किसी बार निकालना था ना, तो हमें पता है डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो अगर वॉल्यूम निकालना है तो क्या मैं मास अपॉन डेंसिटी लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो मैं अगर एटॉमिक वॉल्यूम निकालना है तो हमें एटॉमिक मास पता होता है, बहुत सही, और हमें हर एटॉमिक एटम की डेंसिटी पता होती है। आप पीरियोडिक टेबल खोलोगे ना तो वहां पे डेंसिटी दी गई है सबकी, वो हमें याद नहीं करनी, बट हाँ ऑलरेडी कैलकुलेटेड होती है। तो हमने क्या किया भाई, हमने क्या किया, एटॉमिक वॉल्यूम कैलकुलेट किया। हमने क्या किया, एटॉमिक वॉल्यूम हर एलिमेंट का कैलकुलेट किया, एटॉमिक वेट हर एलिमेंट का कैलकुलेट किया, और ग्राफ प्लॉट कर दिया। ठीक है ना। एटॉमिक वॉल्यूम हर एलिमेंट का कैलकुलेट किया और एटॉमिक वेट हर एलिमेंट का कैलकुलेट किया, और बेटा एक ग्राफ प्लॉट कर दिया था। क्या कर दिया? एक ग्राफ प्लॉट कर दिया था। हाँ, एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक वेट का एक ग्राफ प्लॉट किया और कुछ इस तरीके से आया। और इन्होंने बड़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन की कि इस ग्राफ का जितना भी पीक है, इस ग्राफ का जितना भी पीक है बच्चे,
इन सब पे क्या मिल रहा था? इन सब पे मिल रहा था ग्रुप 1, यानी कि यहां लिथियम, सोडियम, यहां पे पोटेशियम, यहां पे रुबिडियम, और आगे वाले पीक पे सीजियम। उतना नहीं बनाते। तो ग्राफ के सबसे टॉप पॉइंट पे क्या मिल रहा था? ग्रुप नंबर 1। अब इस ग्राफ से नीचे की तरफ उतर रहे हो, अब इस ग्राफ का जो डिसेंडिंग पोर्शन है, जो नीचे की तरफ उतर रहे हो, अब इस ग्राफ का जो डिसेंडिंग पोर्शन है, ध्यान दो, ग्रुप नंबर 1 से नीचे की तरफ उतरो। इस ग्राफ का जो डिसेंडिंग पोर्शन है, ग्रुप नंबर 1 से नीचे की तरफ उतरो। इस ग्राफ का जो डिसेंडिंग पोर्शन है, ग्रुप नंबर 1 से नीचे की तरफ उतरो। तो जब हम डिसेंडिंग पोर्शन पे उतर रहे थे तो वहां पे बेटे कौन मिला था? ग्रुप नंबर 2 बेरिलियम, फिर यहां पे क्या मिला था? मैग्नीशियम, फिर यहां पे क्या मिला था? कैल्शियम, और यहां पे क्या मिला था? स्ट्रोंशियम, और आगे क्या मिलेगा? रेडियम। ठीक है, बैरियम और रेडियम मिलता चला जाएगा। अच्छा, बहुत सही। अब जो इस ग्राफ का असेंडिंग पोर्शन है, असेंडिंग का मतलब जहां चढ़ रहे हैं, अभी देखोगे तो ये वाला पार्ट जो है ग्राफ पे चढ़ रहा है ऊपर, ये वाला पार्ट जहां चढ़ रहा है, एक पार्ट है जहां उतर रहा है और एक पार्ट है बेटा जहां चढ़ रहा है। तो सबसे टॉप पे कौन मिला है? ग्रुप 1। उतरते हुए पार्ट में कौन मिला है? ग्रुप 2। और चढ़ते हुए पार्ट में कौन मिला है? तो बेटा चढ़ते हुए पार्ट में आपके पास मिले हैं कौन सा? चढ़ते हुए पार्ट में मिला है आपके पास हाइड्रोजन। फ्लोरीन यहां पे आएगा, क्लोरीन यहां पे आएगा, ब्रोमीन यहां पे आएगा, आयोडीन, और आगे चला जाएगा। तो चढ़ते हुए पार्ट पे, उतरते हुए पार्ट पे ये चीजें बहुत अच्छी है, यहां पे समझ में आई। फिर लास्ट में कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हुए, जैसे ये वाले पॉइंट्स, जैसे कि ये कुछ ड्रॉप वाले पॉइंट्स हैं कि जो आपके पास क्या है, एकदम बॉटम ऑफ द पीक, बॉटम ऑफ द कर्व, कुछ जो थे ये बॉटम ऑफ द कर्व पे मिले। तो बॉटम ऑफ द कर्व पे कौन मिल रहे थे? मेटलवाइड्स और ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये जो बॉटम ऑफ द कर्व पे कौन मिल रहे थे? बॉटम ऑफ द कर्व पे मेटलवाइड्स एंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स मिल रहे थे। बॉटम ऑफ द कर्व पे कौन मिल रहा था? तो बॉटम ऑफ द कर्व पे बेटा आपके पास मिला है मेटलवाइड्स एंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। बॉटम ऑफ द कर्व पे मिल रहा है मेटलवाइड्स एंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। बोलो बेटा, एकदम क्लैरिटी से समझ आया? नहीं आए तो अभी लिखवा देता हूं कि लॉदरमेयर कर्व ने एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट के बीच में ग्राफ प्लॉट किया और ग्राफ कुछ ऐसे चढ़ता हुआ साइन करवाया। अब उस चढ़ते हुए साइन कर्व में जो पीक ऑफ द कर्व है बेटा, जो चढ़ते हुए साइन में जो पीक ऑफ कर्व है, पीक का मतलब सबसे टॉप, तो उस पे मिल रहा है आपके ग्रुप 1 यानी कि अल्कली। तो यहां पे कौन मिल रहा है? ग्रुप 1 यानी कि कौन मिल रहा है? अल्कली। बहुत अच्छा, ग्रुप 1 यानी कि मिल रहा है अल्कली मेटल्स। अच्छा, बहुत अच्छा, पीक ऑफ द कर्व। फिर बेटा डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द कर्व, डिसेंडिंग का मतलब उतर रहे हैं, डिसेंड कर रहे हैं, डिसेंडिंग पार्ट ऑफ कर्व। भाई डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द कर्व में क्या मिलेगा? ग्रुप नंबर 2। डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द कर्व में ग्रुप नंबर 2 यानी कि मिल रहा है वहां पे अल्कलाइन अर्थ मेटल। डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द कर्व में क्या मिल रहा है? ग्रुप नंबर 2 यानी कि अल्कलाइन अर्थ मेटल। बहुत शानदार भाई। ग्राफ का एक असेंडिंग पार्ट है जहां पे हम चढ़ रहे हैं, ग्राफ का एक असेंडिंग पार्ट है जहां पे हम पढ़ रहे हैं, चढ़ रहे हैं। तो बेटा असेंडिंग पार्ट ऑफ द कर्व में क्या मिल रहा है? असेंडिंग पार्ट ऑफ द कर्व में मिल रहा है आपके पास ग्रुप नंबर 17, ग्रुप नंबर 17 यानी कि हैलोजेंस, यानी कि हैलोजेंस। बहुत सही। और जो ग्राफ का बॉटम ऑफ द पार्ट ऑफ द कर्व, बॉटम ऑफ द कर्व आ रहा है, बॉटम ऑफ कर्व पे क्या मिल रहा है? बॉटम ऑफ द कर्व को क्या मिलेंगे हम? सर वहां पे मिल रहा है मेटलवाइड एंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स, मेटलवाइड एंड ट्रांजिशन मेटल्स। एलिमेंट्स भी बोल सकते हो, मेटल भी बोल सकते हो, ट्रांजिशन मेटल्स। अब पीक ऑफ द कर्व को ध्यान देना, पीक ऑफ द कर्व को ध्यान देना। सबसे ऊपर क्या मिल रहा है बेटा? जो पीक है ना उसको बोलते हैं हम क्रेस्ट। भाई ग्राफ के पीक को मैथमेटिक्स में आप पढ़ते हैं, इसको क्रेस्ट बोलते हैं। ग्राफ के पीक को हम क्रेस्ट बोलते हैं और ग्राफ का जो बॉटम पॉइंट है बच्चे उसको हम ट्रफ बोलते हैं। वाओ, अमेजिंग हो गया। सब बेहतरीन कंटेंट एक जगह कॉन्साइज वे में डिफरेंट फ्लेवर के साथ। बड़ा मुश्किल है बेटा, नहीं मिलता जल्दी, नहीं मिलता। तो लॉदरमेयर कर्व ने एक ग्राफ प्लॉट किया है, एटॉमिक वेट वर्सेस एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक वेट। एटॉमिक वॉल्यूम इस तरह से कैलकुलेट किया और उन्होंने कुछ ऐसा पाया। ठीक है, इनकी बड़ी अच्छी एक ऑब्जर्वेशन आई यहां पे।
भाई लॉदर मेयर कर्व का बड़ा अच्छा एक ऑब्जर्वेशन निकल के आया। क्या ऑब्जर्वेशन निकल के आया कि इस ग्राफ में जो सेम टाइप के एलिमेंट है वो सिमिलर पोजीशन पे है। जैसे अगर मैं टॉप की बात करूं तो सिमिलर वाले हैं, सारे ग्रुप 1 है। अगर मैं डिसेंडिंग की बात करता हूं तो सारे ग्रुप 2 है। अगर मैं असेंडिंग की बात करता हूं तो सारे क्या है, हैलोजन। अगर मैं बॉटम की बात करता हूं तो सारे क्या है, मेटल वाइट। तो बेसिकली ग्राफ में एक बड़ी अच्छी चीज पता लग गई, ग्राफ की ऑब्जर्वेशन एक बड़ी अच्छी चीज हो गई कि ग्राफ के सिमिलर पोजीशन पे सिमिलर एलिमेंट्स पाए गए। ध्यान दीजिएगा, सिमिलर एलिमेंट्स वेयर फाउंड इन, इसकी ऑब्जर्वेशन समझिए, सिमिलर एलिमेंट्स वेयर फाउंड इन ऑन सिमिलर पोजीशंस इन ग्राफ। सिमिलर एलिमेंट्स वेयर फाउंड ऑन सिमिलर पोजीशंस इन ग्राफ। सिमिलर एलिमेंट्स वेयर फाउंड ऑन सिमिलर पोजीशंस इन ग्राफ। ग्राफ का जो सिमिलर पोजीशन है उस पे सिमिलर एलिमेंट्स मिले थे। एकदम क्लैरिटी समझ आई। ग्राफ का जो सिमिलर है वो सिमिलर पोजीशन पे मिले थे, बिल्कुल ठीक है। आप देखते होंगे मैं पानी भी बहुत ज्यादा पीता हूं, क्लियर है? हाँ, चलिए नेक्स्ट। तो लॉदर मेयर क्लासिफिकेशन कुछ इस तरीके से आपका बन गया। अब लॉदर मेयर क्लासिफिकेशन में आपका लॉदर मेयर क्लासिफिकेशन के कुछ कंक्लूजन रहे और कुछ डिमेरिट रहे। लॉदर मेयर ग्राफ में आपको बता दिया गया कि सर ये होता है लॉदर मेयर कर्व, उसमें ऑब्जर्वेशन भी आ गया कि सिमिलर पोजीशन पे सिमिलर एलिमेंट्स थे। जैसे अगर मैं केवल ऊपर पीक की बात करता हूं तो ग्रुप 1 थे, ट्रफ की बात करता हूं तो सारे के सारे सेमीकंडक्टर्स थे, सारे के सारे मेटल वाइट्स थे, सारे के सारे ट्रांजिशन मेटल्स थे। जैसे मैं असेंडिंग की बात करूंगा तो सारे हैलोजन थे, डिसेंडिंग की बात करूंगा तो सारे ग्रुप 2 थे। तो सिमिलर पोजीशन पे सिमिलर एलिमेंट्स मिल रहे थे। उसी तरह इसमें ग्रुप 2 पे क्या मिला, कंक्लूजन क्या हुआ इस पे? तो देखिए कंक्लूजन ये हुआ, यहां से पहली बार कंक्लूजन निकाला था लॉदर मेयर में कि एटॉमिक वॉल्यूम इज पीरियोडिक फंक्शन। एटॉमिक वॉल्यूम इज पीरियोडिक फंक्शन। एटॉमिक वॉल्यूम इज पीरियोडिक फंक्शन ऑफ properties. Atomic volume is periodic function of properties of elements. Atomic volume जो है वो properties of elements के लिए, atomic volume is periodic function of properties of elements. भाई जो atomic volume वहां पे ड्रॉ किया था वो एक periodic function हो गया, क्योंकि आप देखोगे तो हर थोड़ी देर बाद ये रिपीट हो रहा है। देखो यहां के बाद फिर रिपीट हुआ, एटॉमिक वॉल्यूम रिपीट कर रहा है। पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है कि आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल अगर चीजें रिपीट हो, आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल अगर चीजें रिपीट हो तो वो पीरियोडिक फंक्शन है। आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम अगर रिपीट हो रही हैं चीजें, दैट मींस इट इज अ पीरियोडिक फंक्शन। तो यही तो हो रहा है कि हर थोड़ी देर बाद चीजें रिपीट हो गई, हर थोड़ी देर फिर से ग्रुप 1, हर थोड़ी देर बाद फिर से ग्रुप 1। इसका मतलब एटॉमिक वॉल्यूम में हर थोड़ी देर बाद सेम आ रहा है। इसका मतलब एटॉमिक वॉल्यूम इज द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ पीरियोडिक फॉर प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। ऑफ की जगह फॉर लिख दीजिए। एटॉमिक वॉल्यूम इज पीरियोडिक फंक्शन फॉर प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। बोलो क्लैरिटी। चलो अब सर यहां पे ना ये कंक्लूजन आ गया। अब आते हैं डिमेरिट। कुछ तो कमियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं हो जाता। अब यार ये भी फेल हो गए, क्यों? पहली बात, एटॉमिक वॉल्यूम एक आपके वो हो गया, एटॉमिक वॉल्यूम एक पीरियोडिक फंक्शन मिल गया। अब मानो एटॉमिक वॉल्यूम के बाद कुछ और आ सकता है, आप एटॉमिक रेडियस पे बना सकते हो, है ना? एटॉमिक रेडियस के बाद आप अभी हमने क्या किया, एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक वेट बनाया था। आप कल को एटॉमिक रेडियस लेके आ जाओ, भाई हर एक प्रॉपर्टी के लिए ग्राफ थोड़ी बनाते फेल हो गए, ठीक है ना? तो पहला डिमेरिट ये था कि देयर वाज different graph for every property. There was different graph for every property. मतलब समझना इसका, देयर वाज डिफरेंट ग्राफ फॉर एवरी प्रॉपर्टी का मतलब कि सर एटॉमिक वॉल्यूम के लिए अलग ग्राफ आ जाएगा, एटॉमिक रेडियस के लिए अलग ग्राफ आ जाएगा, एटॉमिक डेंसिटी के लिए अलग ग्राफ आ जाएगा, एटॉमिक वेट के लिए अलग ग्राफ आ जाएगा। मतलब हर प्रॉपर्टी लेते आओ, एक एक अलग अलग ग्राफ बना जाएगा। यार कितना ग्राफ रखोगे? तो ये फेल हो गया। दूसरा,
इट वॉज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। बेटा ये वाला जो है ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है यार। ये ऐसे नहीं है कि आप याद कर पाओ कि सेमीकंडक्टर कहां मिल रहा है, मेटल वाइड कहां मिल रहा है, ट्रांजिशन मेटल कहां मिल रहा है। अब यार आप एग्जैक्टली पॉइंट्स नहीं याद कर पाओगे। ये फ्लोरीन वही है, हमने बता दिया असेंडिंग पोर्शन में। कुछ एलिमेंट्स के लिए तो सही है, सारे एलिमेंट्स जब रख दोगे तो कितना जंबल हो जाएगा, आपको समझ ही नहीं आएगा कौन कहां है। वही है, इट वॉज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू अंडरस्टैंड द पोजिशन ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन द ग्राफ। अंडरस्टैंड द पोजिशन ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन द ग्राफ। भाई सारे एलिमेंट्स की पोजिशन को अंडरस्टैंड करना यहां पे प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो रहा था, इसलिए भी फेल हो गया, डिमेरिट हो गया यार। कंक्लूजन इज एटॉमिक वॉल्यूम इज पीरियडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट, ये भी हो गया। तो नेक्स्ट आपके पास जो आएगा बच्चे वो मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ आएगा। अब ये बहुत मार्जिनल डिफरेंस के साथ पीरियोडिक टेबल बनाया इन्होंने, अल्टीमेट बना दिया। अभी तक जो बना रहे थे वो सब लोग आ रहे थे फेल हो जा रहे थे, सब बना रहे थे फेल हो जा रहे थे, लेकिन इन्होंने कुछ ऐसी चमत्कारी चीजें करी, कुछ ऐसे जादुई चीजें करी, अभी आगे पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। और बहुत सारी गलतियां थी उनको सुधारा। तो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल हम पढ़े उससे पहले हम पढ़ते हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल से पहले हमें बेटे मेंडलीव की पीरियोडिक लॉ पढ़नी है। मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ क्या होता है? व्हाट इज मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ? मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, अब मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ कहता है कि जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स हैं दे आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी रिपीट होगी आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ एटॉमिक वेट। ध्यान दीजिए, व्हाट इज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ the physical and chemical property of elements are periodic function. The physical and chemical property of elements are periodic function of their atomic weight. Are periodic function of their atomic weight. By the physical and chemical property of elements are periodic function of their atomic weight. Physical and chemical property जो elements के हैं वो atomic weight के periodic function है। इसका मतलब हुआ कि एटॉमिक वेट के सर्टेन इंटरवल के बाद फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी रिपीट होती है एलिमेंट्स की। अब उसी चीज को वापस लिखते हैं, दैट इज द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी रिपीट्स, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी जो होती हैं, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी रिपीट्स आफ्टर, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी रिपीट्स आफ्टर a certain interval of atomic weight. After a certain, इसी को कहते हैं periodic function. After a certain interval of atomic weight. भाई इसी को कहते हैं हम periodic function. क्या होता है periodic function? ध्यान दीजिएगा. After a certain interval of atomic weight. कह रहा है कि हर थोड़ी atomic weight के गैप के बाद physical and chemical property repeat हो रही है। ठीक है ना? This is Mendeleev's periodic law. अब मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ हमने समझ लिया कि एटॉमिक वेट के बेसिस पे बनाया गया था। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में एलिमेंट्स को अरेंज किया जाएगा। जैसे न्यूलैंड ने बोला था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, वैसे ही इन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में रखा यहां पे कि एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में रखेंगे। एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन increasing order of, elements are arranged in increasing order of atomic weight. भाई एटॉमिक इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट के बढ़ते हुए ऑर्डर में एलिमेंट्स को इंक्रीज करना है। एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, देन द प्रॉपर्टीज, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, देन, या फिर इसको लिखो तो हमने ऑलरेडी लिख दिया, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी अपने आप को रिपीट करिए, हमने ऑलरेडी लिख दिया। अब मेंडलीव पीरियोडिक लॉ हमने पढ़ लिया, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल पे पढ़ते हैं कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो जब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बन रहा था उस समय बेटे 63 एलिमेंट्स वर नोन।
जब मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल बन रहा था उस टाइम पे 63 एलिमेंट्स जानकारी में आए थे, 63 एलिमेंट्स वेयर नोन, और इन्हीं 63 एलिमेंट्स को इन्होंने बहुत प्रॉपरली अरेंज किया था। भाई 7 इन्होंने क्या किया था, 7 हॉरिजेंटल रोज, 7 हॉरिजेंटल रोज यानी कि पीरियड्स बोला था, 7 हॉरिजेंटल रोज यानी कि पीरियड्स बोला था। 7 हॉरिजेंटल रोज में इन्होंने बांट दिया पूरे एलिमेंट्स को, और 9 वर्टिकल कॉलम जिसको इन्होंने ग्रुप बोला था, 9 वर्टिकल कॉलम्स में भी इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 9 वर्टिकल कॉलम्स यानी कि उसको ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 9 वर्टिकल कॉलम। ठीक है, कैसे कैसे वर्टिकल कॉलम में डिस्ट्रीब्यूट किया ये समझते हैं। कई जगह यहां कंफ्यूजन होता है, 8 लिखते हैं बट एक्चुअली 9 है। एनसीईआरटी खोलो, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में 0 से लेकर के 8 यानी कि 9 ग्रुप्स बनाए हुए हैं। सबसे पहले जो ग्रुप बनाए थे वो 0 था, 0 ग्रुप। फिर रोमन के अंदर फर्स्ट ग्रुप है, फिर रोमन के अंदर ही ग्रुप नंबर लिखा हुआ है 2, फिर लिखा हुआ है बेटे 3, फिर रोमन के अंदर ही बेटा ग्रुप नंबर 4, फिर रोमन के अंदर ही बेटा ग्रुप नंबर 5, रोमन के अंदर ग्रुप नंबर 6, रोमन के अंदर ग्रुप नंबर 7 और रोमन के अंदर ग्रुप नंबर 8 लिखा गया है। बहुत सही। बड़े प्यार से एक और चीज समझ में आई होगी कि 0 ग्रुप, इसको बोला गया था 0 ग्रुप, और ये 0 ग्रुप रामसे साइंटिस्ट ने ऐड किया था। इस 0 ग्रुप को रामसे साइंटिस्ट ने ऐड किया था, ये मेंडलीफ ने ऐड नहीं किया था, बट मेंडलीफ में इसने ऐड कर दिया। तो मेंडलीफ के में टोटल कितने हैं, 9। आप एनसीईआरटी खोलोगे तो कितना दिया गया है उसमें, 9। चलिए, जो बाकी के ग्रुप्स हैं 1 to 7, अच्छा ये तो हो गया 0 ग्रुप, इसको रामसे साइंटिस्ट ने ऐड किया, और इसमें इनर्ट गैस रखा गया था। सारे इनर्ट गैस जो जो डिस्कवर हो गए थे वो रखा गया था। तो पहली चीज यहां पता चली कि 0 ग्रुप में बेटे इनर्ट गैस रखा गया था। साथ में जो 8th ग्रुप था इसमें सेट ऑफ 3 एलिमेंट्स को रखा गया, सेट ऑफ 3 एलिमेंट्स को एक साथ रखा गया था। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल को, तो केवल और केवल 9 एलिमेंट्स यहां पे थे। कौन कौन से 9 एलिमेंट्स? तो आया था आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये तीनों 8th ग्रुप में पड़े थे। रुकाह इसमें आ गया, फिर कौन रहता, निकाह पढ़ो, पीडी, ठीक है ना। फिर आ गया ओसामा, यहां पे आएगा ऑस्मियम, कौन रहता इधर, और ये हो जाएगा प्लैटिनम। तो ये वाले 9 एलिमेंट्स 8th ग्रुप में रखे गए थे। और अगर डेप्थ में जाके पूछे आपसे तो ये एनसीईआरटी में दिया गया है, आप पूरा टेबल देखेंगे ना तो एनसीईआरटी में दिया गया है। जो 0 ग्रुप का काम तमाम इनर्ट गैस भर दिया, 8th ग्रुप में सेट ऑफ 3 एलिमेंट्स रखा था, टोटल 9 एलिमेंट्स रखे थे, वो भी हमने लिख लिया। जो रिमेनिंग थे उसमें इन्होंने क्या किया कि 2-2 सब ग्रुप में बांट दिया, 1A और 1B लिख दिया, इसको 1A और 1B में डिवाइड कर दिया। जो रिमेनिंग था उसको बेटे 2A और 2B में डिवाइड कर दिया इन्होंने, 2A और 2B में डिवाइड कर दिया। क्या अलग से मजा आ रहा है इसमें भाई। जो रिमेनिंग था इसमें 3A और 3B में डिवाइड कर दिया। बोलो काम कैसा लग रहा है आपको, 3A और 3B। भाई जो 4th था उसको भी 2 सब ग्रुप में डिवाइड किया, क्या लिखा, 4A और 4B में डिवाइड कर दिया। रिमेनिंग जो 5th था उसको भी बेटा इन्होंने 2 में डिवाइड किया, 5A और 5B में। जो 6 था उसको भी 2 में डिवाइड किया था, 6A और 6B में। जो रिमेनिंग 7th था उसको भी बेटे 2 में डिवाइड किया था, 7A और 7B में। तो जो आपके पास ग्रुप नंबर 1 से लेकर के 7 था उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, सब ग्रुप A एंड सब ग्रुप B। इसी चीज को आगे लिखना है, इसी चीज को यहां लिखना है स्टार लगा के, कि ग्रुप 1 to 7 0 और 8 डिवाइड नहीं था, ग्रुप नंबर 1 to ग्रुप नंबर 7, ठीक है ना। ग्रुप नंबर 1 to ग्रुप नंबर 7 was divided into 2 subgroup, was divided into 2 subgroup। ग्रुप नंबर 1 to 7 जो है वो 2 सब ग्रुप में डिवाइड किया गया था। सब ग्रुप नंबर A और सब ग्रुप नंबर 2 में डिवाइड किया गया था। तो सब ग्रुप नंबर A में क्या आया था आपको मैं बता देता हूं। सब ग्रुप A में कौन से एलिमेंट्स आए थे, फिर सब ग्रुप B में कौन से एलिमेंट्स आए थे वो भी डिसाइड कर लेते हैं यहां पे। अभी सब ग्रुप A में इन्होंने क्या किया था, नॉर्मल एलिमेंट्स को रखा था, ठीक है ना। नॉर्मल एलिमेंट्स को यहां पे रखा था, इसीलिए आपको पता होना चाहिए था नॉर्मल एलिमेंट्स क्या है। और ये एनसीईआरटी का है, कहीं बाहर से नहीं पढ़ा रहा और आपके जेई का सिलेबस का है।
सिमिलरली सब ग्रुप बी में क्या रखा गया था? तो बेटे सब ग्रुप बी में इन्होंने ट्रांजिशन को रख दिया था, ट्रांजिशन एलिमेंट्स को। सब ग्रुप बी में इन्होंने ट्रांजिशन एलिमेंट्स को रख दिया था। नॉर्मल एलिमेंट्स यानी कि एस एंड पी ब्लॉक, नॉर्मल एलिमेंट्स यानी कि एस एंड पी ब्लॉक की बात की गई है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स यानी कि बेटे डी ब्लॉक यहां पे इन्होंने रखा था। थोड़ा पानी पी लो। ट्रांजिशन एलिमेंट्स यानी कि इन्होंने डी ब्लॉक की बात की थी। बढ़िया हो गया। तो दिस इज मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल को इस तरह से उन्होंने क्लासिफाई किया था। ठीक, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में था सब ग्रुप ए, सब ग्रुप बी, टोटल हॉरिजॉन्टल रोज कितने थे, वर्टिकल कॉलम्स कितने थे, कुछ इस तरह से डिवाइड किया गया था। अगला बढ़ जाते हैं। मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल की कुछ खास बात थी। मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में जब इन्होंने इस तरह से अरेंज किया ना, तो कुछ खास बात थी कि सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स एक ही ग्रुप में आ गए। पहली खास बात, कैरेक्टरिस्टिक क्या थी कि सिमिलर प्रॉपर्टी एलिमेंट्स वेयर प्लेस्ड इन सेम ग्रुप। पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि सर जैसे इन्होंने रखा तो सिमिलर प्रॉपर्टी एलिमेंट्स या फिर एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टी वेयर प्लेस्ड इन सेम ग्रुप। क्या लिखा था पहला मेरिट? एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टी, एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टी वेयर प्लेस्ड इन, एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टी वेयर प्लेस्ड इन सेम ग्रुप। तो एलिमेंट्स की जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टी था उनको सेम ग्रुप में प्लेस किया गया। एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टी वेयर प्लेस्ड इन सेम ग्रुप। एक ही ग्रुप में सारी प्रॉपर्टीज आने लगी, उनकी मजा आ गया। हाँ, एक ही ग्रुप में सारी प्रॉपर्टी आने लगी, फिर मजा आ गया, उनको सेम ग्रुप में आने लगी थी। ठीक है, फिर दूसरा आ जाते हैं सेकंड। हाँ, आप चले जाइए, फिर मैं करता हूं उसका। ठीक है, फिर सेकंड आ गया, सिमिलर प्रॉपर्टी वाले सेम ग्रुप में आ गए। यहाँ पे अभी क्लास में बता देता हूँ, आप सोचोगे मैं क्यों हंस रहा हूँ। एक्चुअली एमडी सर और यहाँ पे एमएसएम सर हैं जिनको घर जाना है, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 9:32 और यहाँ से आधे घंटे दूर जाना होता है, तो इसलिए हंसी आ रही थी और कुछ नहीं, वो दरवाजे खुले थे। तो आप सोचोगे पता नहीं क्यों हंस रहा हूँ मैं, बता दिया मैंने। एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टी वेयर प्लेस्ड इन सेम ग्रुप। खैर, एक और चीज इनकी खास बात ये थी कि इन्होंने ऐसे एलिमेंट्स के बारे में प्रिडिक्शन किया जिसकी डिस्कवरी नहीं हुई थी। ये थोड़ा ज्योतिष जैसा काम नहीं लग रहा है कि जो चीज एग्जिस्ट नहीं कर रही है उनके बारे में प्रिडिक्शन कर दिया। तो ही प्रिडिक्टेड अबाउट सम एलिमेंट्स विच वे आर नॉट डिस्कवर्ड। ही प्रिडिक्टेड अबाउट सम एलिमेंट्स, ठीक है ना, उन्होंने कुछ एलिमेंट्स के बारे में प्रिडिक्शन कर दिया विच वे आर नॉट डिस्कवर्ड, जो कि बेटा डिस्कवर ही नहीं हुए थे उस समय तक। Which were not, he predicted about some elements which were not discovered. He predicted about some elements which were not discovered. उस समय तक बेटा वो डिस्कवर ही नहीं हुए थे। और एंड उसके लिए उन्होंने पीरियोडिक टेबल में ब्लैंक स्पेस एंड लेफ्ट सम ब्लैंक स्पेस इन पीरियोडिक टेबल। भाई उन्होंने कुछ ब्लैंक स्पेस छोड़ दिया था पीरियोडिक टेबल में। ठीक, आ जाओ। अब ही लेफ्ट सम ब्लैंक स्पेस इन द पीरियोडिक टेबल। कौन से ऐसे एलिमेंट्स थे? तो यहां पे आ जाइए। सबसे पहले था, उन्होंने क्या किया, एका एल्युमिनियम। सबसे पहले जो एलिमेंट्स था एका, उन्होंने एक एलिमेंट्स गैलियम डिस्कवर नहीं हुआ था। भाई गैलियम उस समय तक डिस्कवर नहीं हुआ था, और उस गैलियम के जगह उन्होंने रख दिया एका एल्युमिनियम। एका एल्युमिनियम का मतलब एल्युमिनियम के एक बाद। एका जो है वो संस्कृत वर्ड है। एका इज अ संस्कृत वर्ड। ध्यान दो, उस समय हमारा संस्कृत कितना आगे था, ध्यान दीजिए। सारे साइंटिस्ट संस्कृत में काम करते थे और आप लोग आज अंग्रेज बने फिर रहे हो। एका एक संस्कृत वर्ड है। उन्होंने लिखा एल्युमिनियम के एक बाद, यानी कि गैलियम डिस्कवर नहीं हुआ था, उन्होंने बोला एका एल्युमिनियम। एल्युमिनियम डिस्कवर था, एल्युमिनियम के एक बाद खाली छोड़ दिया, एका एल्युमिनियम। फिर उन्होंने क्या बोला, अगले बोरोन डिस्कवर नहीं, बोरोन डिस्कवर था बट बोरोन के एक आगे एस्कैंडियम डिस्कवर नहीं था। एस्कैंडियम डिस्कवर नहीं था बेटा, तो दिस इज एस्कैंडियम। एस्कैंडियम डिस्कवर नहीं था, उसकी जगह पर उन्होंने एका बोरोन लिख दिया। ठीक है, अलका गायत्री बीएससी, ठीक है ना, अलका गायत्री बीएससी। फिर था, चार थे, एका मैंगनीज, एका मैंगनीज, ये भी एका मैंगनीज। और ये क्या था, टेलूरियम।
एका मैंगनीज में टेलुरियम था, ये डिस्कवर नहीं था, तो दिस इज टेलुरियम इज Te। ठीक है ना, एका मैंगनीज टेलुरियम डिस्कवर नहीं था, एक सेकंड में बस चेक, टेलुरियम ही है, Te है, बहुत बढ़िया। उसी तरह बेटे एका सिलिकॉन ये भी डिस्कवर नहीं था, यानी कि जर्मेनियम डिस्कवर नहीं था, जर्मेनियम। ठीक है ना, जर्मेनियम का सिंबल है Ge, स्कैंडियम का सिंबल है Sc और गैलियम का सिंबल है Ga। एल्युमिनियम का सिंबल आपको पता है Al है, बोरोन का सिंबल पता है B है, सिलिकॉन का Si है और मैंगनीज का Mn है। बहुत अच्छा। अब इसको याद करने के लिए भी शॉर्ट ट्रिक बनाया उन्होंने, मैंने बनाया, बाकी हमारे टीचर्स ने बनाया तो हमने बनाया। तो इन्होंने कैसे याद किया, अलका, अलका समझते हो, बहुत बढ़िया, अच्छे से समझते होगे। अलका के बाद गायत्री, एक अलका है और एक इनका नाम है गायत्री। अलका मतलब एल्युमिनियम, एका एल्युमिनियम, गायत्री का मतलब Ga। अलका गायत्री ने बीएससी का कोर्स किया है, बीएससी मतलब बोरोन और स्कैंडियम। फिर आएगा सीता गीता। अलका गायत्री ने तो बीएससी किया है और सीता गीता ने क्या किया है बेटा, एमटेक। बेटा अलका गायत्री ने बीएससी किया है और सीता गीता ने एमटेक किया है, टेलुरियम, MTE, टेक मतलब टेलुरियम, एमटेक। ठीक है ना, यहां पे सीता गीता में सीता का मतलब सिलिकॉन और गीता का मतलब जर्मेनियम। तो इस तरह से मेंडलीव्स के कुछ वो भी हो गए कि सर ये मेरिट है मेंडलीव्स का। एक और मेरिट है, मेंडलीव ने क्या किया था, कुछ एलिमेंट्स थे जिनकी एटॉमिक वेट को करेक्ट किया था। मेंडलीव से पहले कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट गलती पढ़ा दी थी, साइंटिस्ट ने गलती बता दी थी। तो तीसरा जो मेरिट था वो ये था, ही करेक्टेड एटॉमिक वेट ऑफ सम फ्यू एलिमेंट्स, ही करेक्टेड एटॉमिक वेट ऑफ फ्यू एलिमेंट्स। इन्होंने कुछ एटॉमिक वेट को करेक्ट किया था, कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट को करेक्ट किया था। कौन कौन से एटॉमिक वेट थे, वो थे यूरेनियम U, फिर थे बेरिलियम Be, U बेईमान, फिर था इंडियम In, U बेईमान इंसान, फिर था आपके पास गोल्ड और फिर था आपके पास प्लैटिनम। कैसे याद रखना है, किनको किनको करेक्ट किया था उन्होंने, तो ये था U, फिर था Be का मतलब बेईमान, Be का मतलब था बेईमान, In का मतलब था बेटा इंसान, U बेईमान इंसान। ठीक है ना, यू बेईमान इंसान और गोल्ड और प्लेटिनम। बेटा इंसान बेईमान कब होता है, जब उसको गोल्ड और प्लेटिनम दिख जाता है तो वो इंसान जो है बेईमान हो जाता है। यू बेईमान इंसान, गोल्ड और प्लेटिनम। तो ये कुछ मेरिट्स थे मेंडलीव के कि भाई ऐसा साइंटिस्ट है जिनकी डिस्कवरी नहीं उसके बारे में ही बता दिया। सिमिलरली जो कुछ एटॉमिक वेट्स गलत थे उसको करेक्ट भी कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट। तो मेंडलीव के पीरियोडिक मेरिट्स आ गए। अब आते हैं मेंडलीव्स का डिमेरिट पे कि कुछ तो कमियां रही होंगी, यहां भी कुछ तो कमियां रही होंगी। सबसे पहले जो कमी था कि हाइड्रोजन के लिए कोई सेपरेट स्पेस नहीं था। कभी तो एल्कली मेटल के साथ रख दिया, कभी हैलोजन के साथ रखते रहे थे। तो सबसे डिमेरिट ये था कि देयर वाज नो सेपरेट स्पेस, देयर वाज नो सेपरेट, या फिर सीधा लिखो कि द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज नॉट फिक्स्ड। सीधा लिखिए डिमेरिट में कि द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज नॉट फिक्स्ड, द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज नॉट फिक्स्ड। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज नॉट फिक्स्ड। भाई हाइड्रोजन का पोजीशन फिक्स नहीं था, द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज नॉट फिक्स्ड। ठीक है ना, द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन जो थे वो फिक्स नहीं थे। बढ़िया। अब पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन फिक्स नहीं थे, इसकी वजह से क्या हुआ, द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज नॉट फिक्स्ड। कभी तो उसको बेटा क्या रख रहे थे, कभी तो उसको ग्रुप 1 में रखे थे, कभी तो बेटा ग्रुप 1, और कभी तो बेटा इसको ग्रुप 17 में रखा था। तो ग्रुप 1 में रखा था, कभी बेटा इसको ग्रुप 17 में रखा था, इसलिए हाइड्रोजन का पोजीशन फिक्स नहीं था। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिए, इन्होंने बोला था मेंडलीव ने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में एलिमेंट्स को रखेंगे, लेकिन आफ्टर डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप, आइसोटोप में क्या होता है, मास नंबर बढ़ते रहता है, तो 1H1 के बाद 1H2 के लिए कोई जगह नहीं था। इन्होंने क्या बोला, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में एलिमेंट्स को रखो। तो 1H1 हाइड्रोजन रख दिया, उसके बाद 1H2 के लिए जगह कहां है,
इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में रखने गए तो आइसोटोप के लिए कोई जगह नहीं था, तो देयर वाज नो सेपरेट स्पेस फॉर आइसोटोप्स। ठीक है ना, देयर वाज नो सेपरेट स्पेस, कोई भी सेपरेट स्पेस नहीं था आइसोटोप्स के लिए। देयर वाज नो सेपरेट स्पेस फॉर आइसोटोप्स। आइसोटोप के लिए सेपरेट स्पेस देना ही क्यों था? क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में है। आइसोटोप्स के लिए सेपरेट स्पेस देना ही क्यों था? क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट है, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट है वो। बहुत बढ़िया। देयर वाज नो सेपरेट स्पेस फॉर आइसोटोप्स। फिर आ गया तीसरा पॉइंट कि सर क्या डिमेरिट थी? और डिमेरिट थी कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टी थी उसको अलग अलग ग्रुप में रख दिया। सम एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टी वेर प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप। सम एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टी थी विथ सिमिलर प्रॉपर्टी। जैसे रूल क्या था कि सिमिलर प्रॉपर्टी वाले सेम ग्रुप में आएंगे, बट कुछ ऐसे एलिमेंट जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टी थी वर प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप। उनको कहां रख दिया? वर प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप, उनको डिफरेंट ग्रुप में रख दिया। बहुत अच्छा, वर प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप, ये तो गलती हो गया। ऐसे कौन से थे वो? तो बेटा उनका नाम था गोल्ड और उनका नाम था प्लैटिनम, एयू और प्लैटिनम। बेटा गोल्ड और प्लैटिनम की सिमिलर प्रॉपर्टी से फिर भी उनको अलग अलग रख दिया। अब ये याद नहीं करना, ये आपको खोल खोल के मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल एनसीईआरटी में दिया गया, उसको देखना है बस। फिर देखोगे चौथा कि यार एक बात बताओ, सम एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टी प्लेस्ड डिफरेंट। कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स थे जिनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट थी बट वो एक ही ग्रुप में पड़े हुए थे, इसलिए फेल हो गए। भाई सिमिलर प्रॉपर्टी को सेम ग्रुप में रखना था तो वहां डिफरेंट ग्रुप में रख दिया, वैसे ही डिफरेंट प्रॉपर्टी वाले को डिफरेंट ग्रुप में रखना था तो सेम में रख दिया था। तो फिर यहां पे आएगा सम एलिमेंट्स विथ डिफरेंट प्रॉपर्टी वर प्लेस्ड इन सेम ग्रुप। अब ये सवाल आपसे पूछे जाते हैं असर्शन रीजन के टाइम पे, स्टेटमेंट के टाइम पे। सम एलिमेंट्स विथ डिफरेंट प्रॉपर्टी वर प्लेस्ड इन सेम ग्रुप, वर प्लेस्ड इन सेम ग्रुप। सम एलिमेंट्स विथ डिफरेंट प्रॉपर्टी वर प्लेस्ड इन सेम ग्रुप, सेम ग्रुप में रखा गया था। एग्जाम्पल, तो बेटा उसका एग्जाम्पल था, हमने रखा था ग्रुप नंबर 1 के अंदर ही। याद करो, हमने ग्रुप नंबर 1 में ही, अगर मैं जैसे ग्रुप नंबर 1 यहां ऐसे लिखा जाता है, हमने क्या लिखा था? ग्रुप नंबर 1, ग्रुप 1 को बेटा रोमन में लिखेंगे। तो ग्रुप 1 में जो 1A था, ग्रुप 1 में जो 1A था और ग्रुप 1 में जो 1B था, इसमें सेम, इसमें क्या होना चाहिए? ग्रुप नंबर 1 है तो सेम एलिमेंट्स रखे रहने चाहिए। बट इन्होंने गलती किया, ग्रुप नंबर 1A में तो इन्होंने अल्कली मेटल्स रख दिया, ग्रुप नंबर 1A में तो इन्होंने अल्कली मेटल्स रख दिया, ग्रुप नंबर 1B में बेटे इन्होंने क्वाइनेज मेटल्स रख दिए, क्वाइनेज मेटल्स रख दिए। अब ये देखो कहां दूर दूर तक ये ग्रुप नंबर 1 है और ये ग्रुप नंबर क्वाइनेज मेटल्स जो है वो कॉपर वाला ग्रुप 11 CuAgAu, इनको ये सारे, ये दोनों अलग अलग है बट सेम ग्रुप में रखे गए। अच्छा, उसके बाद लास्ट जो इनकी डिमेरिट थी वो ये थी कि इनका लॉ क्या था? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। लेकिन क्या हुआ, इन्होंने कई जगह डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में भी एलिमेंट्स को रख दिया। मेंडलीफ ने अपने ही रूल को वायलेट कर दिया। मेंडलीफ वायलेटेड हिज ओन रूल। मेंडलीफ जो थे इन्होंने खुद के रूल को ही वायलेट कर लिया, वायलेटेड हिज ओन रूल। मेंडलीफ वायलेटेड हिज ओन रूल। अच्छा, कैसे? Mendeleev violated his own rule because he placed element with higher atomic weight. He placed element with higher atomic number before he placed element with higher atomic weight. भाई higher atomic weight वाले जो element हैं, he placed element with higher atomic weight before element with lower atomic weight। भाई जिनका लोअर एटॉमिक वेट होना चाहिए उसको पहले होना चाहिए, बट इन्होंने क्या किया, जिसका हायर एटॉमिक वेट है उसको पहले रख दिया और जिनका लोअर एटॉमिक वेट है उसको बाद में रख दिया। बट ये तो उल्टा हो गया, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट हो गया। हाँ, तो ऐसे इसीलिए तो फेल हो गया, कई चीजें हो गई जिसकी वजह से फेल हो गया। ठीक है, जैसे क्या हुआ, आमिर खान, जैसे यहां क्या किया इन्होंने, आर्गन का एटॉमिक वेट ज्यादा है पोटेशियम से, बट आयरन को बाहर रखना चाहिए बट पहले रख दिया।
उसके बाद टेलुरियम और आयोडीन में भी इन्होंने ऐसे किया। टेलुरियम का एटॉमिक वेट ज्यादा है, इसको आगे होना चाहिए बट पीछे रख दिया। तो हम ये वाला ब्लॉक, ये वाला, उसके बाद यहां भी फेल हो गए, वो दूसरा यहां भी फेल हो गए, तेरी आमिर खान। कोबाल्ट और निकल में भी बेटे फेल हो गए। कोबाल्ट का एटॉमिक वेट ज्यादा है, उसको बाद में रखना चाहिए बट इन्होंने पहले रख दिया। ये क्या है? दिस इज आमिर। ये क्या है बच्चे? दिस इज आमिर। ये क्या है बच्चे? याद रखने के लिए खान, आमिर खान। आमिर खान जहां है वहां पे अपनी ही चलाता है। आमिर खान तेरी इच्छा, आमिर खान तेरी इच्छा, कोई नहीं, आमिर खान की इच्छा चलेगी, कोई बात नहीं, आमिर खान की इच्छा चलने देते हैं। आमिर खान तेरी इच्छा, कोई नहीं। अब इसमें क्या था? अब ये एटॉमिक वेट याद नहीं करना, जैसे मैं लिखवा रहा हूं वैसे लिख लेना और याद नहीं करना, बस समझना है। अब देखो ना, मुझे याद है ना आपको याद रखना है। जो ये आर्गन है उसका 39.9 एटॉमिक वेट है और जो पोटेशियम है बेटा इसका एटॉमिक वेट 39 है। अब देखो इसका एटॉमिक वेट ज्यादा है, इसको बाद में होना चाहिए बट पहले रख दिया। सिमिलरली टेलुरियम का एटॉमिक वेट है 58.9 और इसका एटॉमिक वेट है बेटा 58.6। बस ये याद नहीं रखना ना, मुझे याद है ना, टीचर्स को याद होता है ना, एग्जामिनर में अगर देना है तो वो क्वेश्चन पेपर में लिख के देता है एटॉमिक वेट। कोबाल्ट और निकल में भी यही है। अच्छा, ये कोबाल्ट और निकल का ही था, 58.9 और 58.6, ठीक है ना। उसी तरह टेलुरियम का है 127.5 और इसका है बेटा 127.5 और ये है 127। बस दैट्स इट ना। मुझे एटॉमिक वेट याद रखे ना आपको रखना है। तो एलिमेंट्स विथ हायर एटॉमिक वेट पहले रख दिया गया था, इसलिए फेल हो गया। तो दिस इज मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। इसके बाद आपका बेटे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल चालू हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है आपका दैट इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। लेकिन इससे पहले मैं आपको फिर से बता दूं कि बेटे अगली क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन जितना भी हुआ है मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं, समय लेके धीरे धीरे पढ़िए। रिकॉर्डेड लेक्चर है ताकि आप स्पीड से देख पाए। कमेंट जरूर करना है अगर यहां तक पहुंचे। और अच्छी चीज यह है कि कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश, दुनिया की हर पब्लिकेशन, हर ऑफलाइन हर ऑनलाइन, जिसको भी आप अच्छा मानते हैं, इस लेक्चर को करने के बाद उसके क्वेश्चंस लगाइए, होगा ही होगा। ये जेई के सिलेबस से 10% एक्स्ट्रा है, जेई के सिलेबस से बेटा 10% एक्स्ट्रा है। और अगर आप सोच रहे हैं कि जेई में एनसीईआरटी से सिलेक्शन हो जाएगा, संभव नहीं है। आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज्यादा लेनी पड़ेगी, आपको आईक्यू डेवलप करना पड़ेगा, उसके लिए 10% एक्स्ट्रा आपको पढ़ना पड़ेगा और वो मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। अगली क्लास में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और एसपीडीएफ ब्लॉक्स और टिपिकल और वो जो डेफिनेशंस वाले पार्ट होते हैं वो सारे होंगे, ठीक है। तब तक के लिए खुश रहिए आप सब लोग, एंजॉय करिए, ये वाला पूरा नोट्स बनाइए हैंड रिटन। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, बाय।